यार आज इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। EQB लिखेंगे, दैट मींस इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज का कंसेप्ट लगाओ। और इक्विलिब्रियम का मतलब ये होगा यहाँ पर इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज। इक्विलिब्रियम से क्या मतलब समझते हो आप, किस टाइप का इक्विलिब्रियम? बॉडी स्टेशनरी है हर तरह से, मतलब सर रोल भी नहीं कर रही, रोटेट भी नहीं कर रही, उससे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। राइट, मतलब स्टैटिक इक्विलिब्रियम कह सकते हो ना। तो जीरो हो गया। इक्विलिब्रियम दो तरीके से होते हैं मेरे ख्याल से, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है और एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो हम जो बात कर रहे हैं वो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम का, जिसका मतलब ये होता है कि जो भी हमारी रिजिड बॉडी है वो एब्सोल्युटली रेस्ट पर है, ना वो ट्रांसलेट कर पा रही होगी ना वो रोटेट कर पा रही होगी। और ऐसी कंडीशंस में क्या लगाओगे, अगर वो एब्सोल्युटली रेस्ट पर है, चुपचाप कहीं पर रखी हुई है, तो मैथमेटिकली इसके लिए क्या क्या कंडीशंस बननी चाहिए? नंबर 1 कंडीशन ये होनी चाहिए कि समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस उस पर एक्सटर्नल साइड से लगा रहे हो आप, उन सबका समेशन इक्वल टू 0 बनना चाहिए। अगर बॉडी स्टैटिक है, ट्रांसलेट नहीं कर रही है तो, और अगर बॉडी रोटेट भी नहीं कर रही है तो फिर ये भी कहोगे कि सम ऑफ ऑल टॉर्क्स, एक्सटर्नल फोर्सेस की जितनी भी टॉर्क आएंगी इन सबका समेशन भी इक्वल टू 0 आना चाहिए। इसमें जो सेकंड नंबर का पॉइंट है, दैट मींस कि टोटल टॉर्क को 0 करेंगे। टॉर्क हमेशा रिलेटिव टू सम पॉइंट होता है, तो ये किसके रिलेटिव करेंगे? बेसिकली रोटेशनल मैकेनिक्स में सब कुछ रिलेटिव है, तो टॉर्क जब आप कैलकुलेट करके कहोगे कि ये इक्वल टू 0 है, तो ये अबाउट विच पॉइंट, एनी कौन सी पॉइंट, पॉइंट? सर हाँ जी कोई बच्चे, भी पॉइंट कह रहा सर अगर रेस्ट पे है तो कोई भी पॉइंट के अबाउट 0 ही आएगा। आर्बिट्ररी। परफेक्ट परफेक्ट, कि क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है तो आप एक्सटर्नल टॉर्क का समेशन 0 कर सकते हो, और यहाँ पर आप कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हो, एनी पॉइंट जिसको आप, जो आपको अच्छा लगे वो पॉइंट चूज कर लो आप, जो भी पसंद करते हो पॉइंट, किसी भी पॉइंट के अबाउट। क्या ये जरूरी है कि ये पॉइंट बॉडी के अंदर ही होना चाहिए कि बॉडी के बाहर भी ले सकते हैं? बाहर भी ले सकते हैं। बाहर भी ले सकते हैं सर। बाहर भी ले सकते हो। जब एनी पॉइंट कह दिया तो इसका मतलब सारी चॉइसेस है आपके पास, ठीक है? पॉइंट क्लियर हो गया ये चीज? जी Yes, जी sir. सर। यस सर। यस अब बच्चा ना फटाफट देखो आप, हम लोग स्टार्ट करेंगे मिनिमम 2 फोर्सेस के एग्जांपल से, फिर 3 फोर्सेस, फिर 4 फोर्सेस के एग्जांपल तक जाएंगे। तो पहला एग्जांपल जो लेने जा रहे हैं उसमें सिर्फ 2 फोर्सेस काम करेंगे। तो अगर सिर्फ 2 ही फोर्स हो, मतलब इक्विलिब्रियम अंडर 2 फोर्सेस की एग्जांपल पे आओ, क्या नेसेसरी कंडीशन होनी चाहिए इसके लिए? सर फोर्स से अपना इफेक्ट को दोनों कैंसिल। फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होनी चाहिए। पहली कंडीशन कब फुलफिल होगी? हाँ, समेशन ऑफ फोर्सेस 0 करना है वेक्टोरियल फॉर्म में, तो ये कब होगा? अगर सिर्फ 2 ही फोर्स लगी। सर फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल मैग्नीट्यूड है। ठीक है, यानी जो 2 फोर्स हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन वाइज वो अपोजिट होनी चाहिए, पहली कंडीशन, राइट। तो सेम मैग्नीट्यूड, और आप कह सकते हो कि जो डायरेक्शन होगा वो बिल्कुल अपोजिट होना चाहिए। क्या ये नेसेसरी कंडीशन है? यस सर। यस सर। सफिशिएंट भी है? यस सर। नो सर, वो टॉर्क को 0 नो करने सर, में टॉर्क का टॉर्क भी को होना भी चाहिए ना, 0 होना पड़ेगा। सिमेट्री वाइज अपोजिट पोजीशन भी होनी चाहिए। मतलब कि सर टॉर्क, मतलब कि सर दोनों का टॉर्क इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। तो वो कब होगा बच्चा? वो तो हमको ही पता है, यहाँ पर वो सभी को पता है कि टॉर्क 0 होना चाहिए। आएंगे 180 डिग्री हो। वो होगा कब? वो कब होगा भाई, ये भी तो बताओ। सर जब दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन करने के लिए। अच्छा, तो ये मार्कर हमने लिया यहाँ पर, या एक बॉक्स हमने लिया? सर जब मोमेंट आर्म सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो। अरे मालिक सुनो, देखो ये हमने ऐसे लिया, मार्कर लिया, अब इस पे मैं 2 फोर्स अप्लाई करने जा रहा हूँ, वो भी इक्वल एंड अपोजिट। एक फोर्स मैं राइट वाली एज पे लगाऊंगा और एक फोर्स दूसरे साइड से फ्रंट टॉप वाली एज पे लगाऊंगा। रोटेट करने का हो जाएगा? एक फोर्स अगर मैं यहाँ लगाऊं और एक फोर्स इस तरफ से लगाऊं, यस अबाउट रोटेट करना। दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में रोटेशन वो करना चाहिए। हाँ तो बच्चा टॉर्क प्रोड्यूस होगा।
यही तो पूछ रहे हैं कि क्या सिर्फ इतना कहना कि दो फोर्स सेम मैग्नीट्यूड की और अपोजिट डायरेक्शन में लगा दे तो ये सफिशिएंट है? नहीं सर। फोर्स सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए। अच्छा, सर वो जरूरी नहीं है, जिस पॉइंट के दोनों दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए। अब आपने सही आंसर बोला है कि जहां पर आप इस साइड से फोर्स लगा रहे हो ना, एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर दूसरे साइड से भी फोर्स लगाओ। मतलब कि अगर हम इस तरफ से फोर्स लगा रहे हैं तो जिस लाइन पर आप इधर वाली फोर्स लगा रहे हो एग्जैक्टली सेम लाइन पर इधर वाली फोर्स होनी चाहिए। दोनों फोर्सेस का लाइन सेम होना चाहिए। अगर ऊपर नीचे होगा ना कि एक ऊपर है एक नीचे है, उस केस में बॉडी रोटेट कर जाएगी, टॉर्क कर जाएगी। अब टॉर्क ऐड हो जाएगा उनका। हाँ, तो Yes, इसको sir. सिंपल वे में ये नहीं कह सकते कि ये सेम मैग्नीट्यूड की हो, अपोजिट डायरेक्शन की भी हो। लाइन ऑफ एक्शन सेम हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। मींस अगर आप एक ऑब्जेक्ट ले रहे हो, कोई भी रॉड का एग्जांपल जो मैंने अभी बॉक्स का एग्जांपल दिया, और इस पर हमने दो फोर्स तो लगाई, अपोजिट भी लगाई, इक्वल भी लगाई, लेकिन अलग अलग पॉइंट्स पर लगा दिया। आप अपने आप एक्सपेरिमेंट करके देखो, क्या ऐसी कंडीशन में ये बॉडी रोटेट नहीं कर जाएगी? यस सर। इनफैक्ट इनको तो आप कपल ऑफ फोर्सेस कहते हो, टॉर्क प्रोड्यूस करते ही। यस सर। अगर इन दोनों फोर्सेस के बीच में डी डिस्टेंस हो तो इनमें तो हम ये कहते हैं कि टॉर्क बन जाएगा, और टॉर्क की वैल्यू होती है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन। तो मुझे ये चीज जीरो करनी है टॉर्क, इसका मतलब डी जीरो करना पड़ेगा। इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स कंडीशंस ये बनेंगी कि जो ऑब्जेक्ट है उस पे आप इक्वल एंड अपोजिट फोर्स तो लगाए ही, साथ में उन दोनों फोर्सेस के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर ये इक्वल और अपोजिट है तो पैरेलल फोर्स हो गए, और पैरेलल फोर्सेस होंगे तो अगर दोनों लाइंस सेम लाइन से नहीं पास हो रही है तो कुछ डिस्टेंस बनेगा। यानी नेसेसरी कंडीशन ये है कि अगर एक फोर्स आप इस तरफ से लगा रहे हो तो उसी लाइन के ऊपर ऑन द सेम लाइन दूसरे साइड से भी फोर्स लगाएं आप। अगर इधर वाले फोर्स और इधर वाले फोर्स की लाइंस अलग अलग हो जाएंगी तो इनके बीच में कुछ डिस्टेंस आ जाएगा, जिसका इम्पैक्ट ये होगा कि एक टॉर्क बनेगी और ये बॉडी एब्सोल्युटली रेस्ट पे नहीं आ पाएगी, अपने सेंटर ऑफ मास के अबव रोटेट कर जाएगी। क्लियर है पॉइंट ये? जी सर। यस सर। यस सर। चलिए, अब ऐसा कोई एग्जांपल बताएं कि जहां दो फोर्सेस हैं। टेबल बुक रखी है। सर टेबल सब बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिखा रहे हैं आपको ना, बड़ा सिंपल सा। ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को ही मैं अपने हाथ पे रख रहा हूँ, बस सिंपल बॉक्स अपने हाथ पे रखा है। ये इक्विलिब्रियम स्टेज है या नहीं है, मतलब ये स्टेशनरी है या नहीं है? सर स्टेशनरी है सर। अब इस पे दो फोर्सेस कौन कौन सी लग रही हैं? नॉर्मल और जी। और ग्रेविटी। नॉर्मल और mg। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस बॉक्स पर जो mg है और इस बॉक्स का जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा बाय दिस सरफेस, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा जी, अब ऐसा क्यों होता है? अगर मैं इस बॉक्स को ऐसे रखूं तो ये रेस्ट पे रहेगा। अब अगर मैं इसको फॉरवर्ड साइड पर पुश करता चला जाऊं ताकि इसकी लेंथ हमारे हाथ से कुछ बाहर आ जाए, मतलब कुछ लेंथ बाहर निकलने लगे, तो कुछ टाइम तक तो ये रेस्ट पे रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसको पुश करोगे कुछ टाइम बाद अगर आप देखोगे ना, अभी तक ये रेस्ट पे है, अगर मैं इसको हल्का सा और बाहर निकाल दूं, स्लाइटली और बाहर निकालूं, स्लाइटली और बाहर निकालूं, तो ये बॉडी क्या कर जाती है फिर अपना सर इस गिर जाती है। इस एज के अबाउट टॉपल कर जाती है। कपल कर जाती है। आप करोगे तो ये बॉडी ऐसे घूम जाएगी, मतलब ये रोटेट कर जाएगी, ऐसे टॉपल कर जाएगी। तो मेरा क्वेश्चन पहला ये है कि हम इसको मैक्सिमम कितनी लेंथ बाहर रख सकते हैं, मतलब मैक्सिमम कितनी Center लेंथ of मेरे हाथ से बाहर निकल सकती है? सेंटर ऑफ L/2। ठीक है, समझ गए कि ये जो आउटसाइड लेंथ है, मतलब जो हाथ से बाहर आ रहा है, ये लेंथ मैक्सिमम कितना रख सकते हैं ताकि ये बॉडी नीचे ऐसे गिरे नहीं, ऐसे ना गिरे? सर L/2। 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 क्या रीजन है उसका?
सर क्योंकि ताकि line of L/2 उसका से सेंटर ऑफ center of मास mass वहां लाई करेगा। और सेंटर ऑफ मास में भी डायरेक्टली एक्ट करता है। हाँ बिल्कुल। तो पहला केस सबसे सिंपलेस्ट केस था जिसमें ये कहा जा रहा है कि हमने हाथ का एग्जांपल लिया, उसकी जगह अगर आप टेबल का एग्जांपल चूज कर लो कि हमने अगर एक टेबल लिया और उस टेबल के ऊपर मैंने कोई बॉक्स पुट किया या कोई सरफेस रखा है, तो वो सरफेस आप मैक्सिमम कितना आउटसाइड रख सकते हो टेबल के बाहर, मतलब टेबल की एज से वो मैक्सिमम कितना बाहर जा सकता है सो दैट कि ये रेस्ट पे रहे। आंसर हो गया इसके लिए मैक्सिमम लेंथ जो आप बाहर पुट कर सकते हो वो होना चाहिए इक्वल टू L/2। इसमें कोई डाउट है किसी को? आप एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हो यार इसको। नो सर। ठीक है, ठीक है जी। यस सर। Yes, sir. अब अगला एग्जांपल देखो। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ना इंक्लाइंड प्लेन पर पुट करता हूं, इक्विलिब्रियम ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, थीटा एंगल मानते हैं, इसके ऊपर मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा है। स्टार्ट करने के लिए मैं ऑब्जेक्ट इसी टाइप का लूंगा, मतलब रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट लेंगे, इस टाइप का एक ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पर पुट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैक्सिमम कितने एंगल तक ये बॉडी यहाँ पर इक्विलिब्रियम पे रह सकती है। मैक्सिमम एंगल क्या बनेगा जहां ये रेस्ट पे रहे? बता पाएंगे? फ्रिक्शन है सरफेस में। ऑब्वियसली बिना फ्रिक्शन के वो रुकेगा कैसे? सर tan इनवर्स म्यू। tan inverse mu। नहीं, ऑब्जेक्ट को नीचे नहीं गिरना है, ध्यान दो। ऑब्जेक्ट नीचे गिरना नहीं चाहिए, फिसलना नहीं चाहिए नीचे, और ना ही वो वहां से लुढ़कना चाहिए। दोनों बातें नहीं होनी चाहिए। लुढ़क तो जाएगा ही। करके देख लो। सर 45। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, वॉइस नहीं आ रही आपकी। तो बोलेंगे तब आएगी ना यार। नहीं सर, पहले भी नहीं आ रही थी अच्छा, सर। जब से आपने इंक्लाइन वाला बताया तब से आपने सर पहले कुछ बोला है, तब से नहीं आ रही। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मैं बोल ही नहीं रहा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस बॉक्स को अगर मैं ऐसे रख दूं तो अभी तो ये रेस्ट पे है। अगर मैं इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चेंज करूं, मतलब जिस बुक के ऊपर रखा है उसका एंगल टिल्ट करता जाऊं उसको, तो कुछ एंगल तक अगर आप देखोगे तो कुछ एंगल तक तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप एंगल बढ़ाओगे क्या सिचुएशन है यहाँ पर? टॉपल तो गिर जाएगा। ये स्लाइड हुआ या टॉपल हुआ? फिर से एक बार देखना आप। हमने इस टॉपल बुक हुआ के सर। टॉपल हुआ। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अब मैं इस एंगल को अगर टिल्ट करूंगा, इसको रोटेट करते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे रोटेट करोगे एक स्टेज आएगी, जितना ज्यादा आप टिल्ट करते जाओगे ये टॉपल कर जाएगा, मतलब ये फिसलेगा नहीं नीचे, ये यहीं से गिर जाएगा। आया समझ में? जी सर। यस सर। क्यों हुआ ऐसा? क्यों हुआ? एंगल को टिल्ट करने पर वह बॉक्स कुछ एंगल तक तो रुका था, कुछ एंगल तक तो कुछ भी नहीं हुआ, ना वो फिसला ना वो गिरा। एक बार फिर से देखते हैं। थोड़े से एंगल तक तो बिल्कुल स्टे करेगा वो। ठीक है जी, एक बार स्टेबल होने दीजिए इसको। ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है। थोड़ा सा एंगल 5 डिग्री 10 डिग्री जो भी बनेगा, लेकिन अप टू सम एंगल वो ना तो फिसलेगा ना गिरेगा, लेकिन थोड़े से एंगल के बाद वो लुढ़कता है। अगर इसको ऐसे खड़ा करेंगे तो सुनो तो, एक मिनट फिर से सुनो। और अगर इसी को मैं बड़े वाले मतलब बड़ी सरफेस नीचे रखूं और अब अगर एंगल को टिल्ट स्लाइड करूं, करने लगेगा सर। समझ आया दोनों आपका? कि अगर आप इसका लार्जर एरिया इंक्लाइंड प्लेन पर रखो और उसके बाद एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को बढ़ाएं तो ये स्लाइड करता है, पहले गिरता नहीं है। लेकिन अगर इसका स्मॉलर एरिया नीचे रखा जाए और इसकी हाइट को सरफेस के परपेंडिकुलर रखा जाए और उसके बाद एंगल को बढ़ाया जाए तो ये फिसलने से पहले गिर जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? अरे क्योंकि पहले केस में सेंटर ऑफ मास ज्यादा ऊपर है, इसलिए टॉर्क ज्यादा लगेगा।
ठीक है, आप बताओ इस, ठीक है उसको भी देखते हैं, बट हमारी अप्रोच थोड़ी सी अलग है, समझ जाओ तो अच्छी है। इस बॉक्स पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो कौन कौन सी फोर्सेस होंगी? फ्रिक्शन, नॉर्मल नॉर्मल फ्रिक्शन सेंट्रीफ्यूगल। तो एक आप लिखोगे फोर्स बाय ग्रेविटी, mg के बराबर डाउनवर्ड डायरेक्शन पे, और सेकंड फोर्स जिसको आप नॉर्मल कह रहे हो, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन में उन दोनों को मिला करके ये नहीं कह सकता कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स बाय द सरफेस। यस सर। जो सरफेस फोर्स लगाएगा उसी के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट सर रिजल्टेंट होगी कॉन्टैक्ट फोर्स। बिल्कुल बिल्कुल, सुनो, जो फोर्स ये सरफेस एक्सर्ट करेगा उसका एक कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन के फॉर्म में दिखेगा और उसका एक कंपोनेंट फ्रिक्शन के फॉर्म में दिखेगा। तो नॉर्मल एंड फ्रिक्शन ये दो अलग अलग फोर्सेस हैं या वो किसी एक फोर्स के दो कंपोनेंट्स हैं? सर एक फोर्स के दो फोर्स के दो कंपोनेंट। कंपोनेंट्स हैं। राइट, तो फोर्स तो एक ही काउंट करेंगे ना, यस यस सर। सर। फोर्स तीन नहीं कहोगे, फोर्स एक ही है, इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स हैं। ऐसे तो मैं mg को भी रिजॉल्व कर सकता हूँ, mg cos थीटा, mg sin थीटा। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ग्रेविटी में दो फोर्सेस हो गई। तो अल्टीमेटली यहाँ पर दो ही फोर्सेस हैं, एक ग्रेविटी की फोर्स है और एक सरफेस की फोर्स है, तीसरा कोई फोर्स नहीं है। सरफेस की फोर्स के एक कंपोनेंट की वैल्यू नॉर्मल है, एक कंपोनेंट की वैल्यू फ्रिक्शन है। और क्या कहता है ये कंसेप्ट कि अगर सिर्फ दो ही फोर्सेस लग रही होंगी तो उनको क्या करना पड़ेगा? अगर आप इक्विलिब्रियम चाहते हो तो अगर सिर्फ दो फोर्सेस है तो क्या करोगे? Same line of action, same magnitude and opposite direction. तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि as long as this box remains at rest, as long as this box remains at rest, what will be the direction of force by surface? इसके हिसाब से Opposite to direction of gravity. होगा, क्लियर है? यस सर। यस सर। Yes, sir. भाई ये कंडीशन फुलफिल करनी है आपको। तो जब तक ये बॉक्स रेस्ट पे है, मतलब कि स्लाइड भी नहीं कर रहा और टॉपल भी नहीं कर रहा, तब तक इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए और सेम लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए। तो अगर फोर्स बाय ग्रेविटी डाउनवर्ड है तो फोर्स बाय सरफेस भी, उसको अगर आप r से डिनोट कर दें तो ये r ऊपर की तरफ होना चाहिए और इक्वल टू mg होना चाहिए, मतलब कि नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट mg के बराबर आएगा। अब सुनो, ग्रेविटी वाली फोर्स ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होगा, जहां पर भी इसका सेंटर ऑफ मास होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसी पॉइंट पर होगा। और किस डायरेक्शन में होगा ये? डायरेक्शन क्या दिखाएंगे इसकी? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। वर्टिकली डाउनवर्ड। तो आप क्या करोगे, इसके सेंटर ऑफ मास के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करिए जो वर्टिकली डाउनवर्ड जाती हो, जो mg को रिप्रेजेंट करती हो। वर्टिकली डाउनवर्ड यहाँ पर है m इंटू जी, ग्रेविटी की फोर्स। फोर्स बाय सरफेस जिसको आप r कह रहे हो, जो रिजल्टेंट है नॉर्मल रिएक्शन का और फ्रिक्शन का, ये mg के अपोजिट ही होना चाहिए और उसी लाइन पे होना चाहिए जिस लाइन पर mg है। सुनो, अब जिस लाइन पर mg है उसी लाइन पर इसको भी होना है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि जो कैपिटल R है, जिसको कि हम फोर्स बाय सरफेस कह रहे हैं, वो इसी mg के अपोजिट साइड पर इस पॉइंट से जा रहा होगा, क्योंकि वो कांटेक्ट फोर्स है। Yes, sir. सरफेस वाली फोर्स कांटेक्ट फोर्स है और इसके कई सारे पॉइंट्स इंक्लाइंड प्लेन के कांटेक्ट में है, पूरा बेस इंक्लाइंड प्लेन के कांटेक्ट में है। तो कौन से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर R को दिखाओगे?
इधर वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर दिखा दे, इधर वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर दिखाएं, मिड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर दिखाएं, या फिर उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर दिखाएं जहां से mg की लाइन जा रही है। mg की लाइन ऑफ एक्शन जा रही है। हाँ, तो mg की लाइन बॉडी की बेस के जिस पॉइंट से जा रही होगी वही वो पॉइंट है जहां से आपका सरफेस का फोर्स r लग रहा होगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर mg और r अलग अलग लाइंस पर बन जाएंगे, फिर टॉर्क बन जाएगी यहाँ पर। और ये r मैग्नीट्यूड में इक्वल टू mg के बराबर आएगा। आ रही है यहाँ तक बात? जी यस सर। कि जब तक ये बॉक्स रेस्ट पे है तब तक आप एक स्टेटमेंट ये कह सकते हो कि टोटल फोर्स बाय दिस सरफेस व्हिच मींस द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शन फोर्स डिनोटेड बाय कैपिटल R is vertically upward and equals to m into g in magnitude and passing through the point where line of mg intersects the base of object. सर हाँ जी, सर ये फोर्स बाय सरफेस वो आर जो लगा है वो एक नहीं समझ में आया क्या नहीं समझ में आया? बता दो डाउट। सर। वो हम लोगों ने किन दो उसका रिजल्टेंट लिया है? नॉर्मल फ्रिक्शन का। ओके एंड सर वो डायरेक्टली लाइन ऑफ एक्शन में होगा उसके mg के। दैट मींस अगर मैं इस r को रिजॉल्व करके दिखाऊं तो r का एक कंपोनेंट जो अप द प्लेन दिखाओगे, इस कांटेक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ, r का इधर वाला कंपोनेंट, ये फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और अगर मैं r का दूसरा कंपोनेंट इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर साइड पर लेके जाऊं तो ये परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन लगने वाले नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n को इंडिकेट कर रहा होगा। मैं अभी तक आप नॉर्मल और फ्रिक्शन को अलग अलग करके दिखाते थे, अब मैं उल्टा कर रहा हूं। मैं पहले टोटल फोर्स दिखा रहा हूं और उसके एक कंपोनेंट को नॉर्मल रिएक्शन कह रहे हैं, दूसरे कंपोनेंट को फ्रिक्शन फोर्स कह रहे हैं। इसका मतलब क्या है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बॉडी की सेंटर ऑफ मास के थ्रू जा रहा है? नो सर। नो सर। क्या ये लाइन जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की लाइन है, क्या ये सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास हो रही है? नो नो सर। नो सर। नहीं जा रही है। इनफैक्ट सेंटर ऑफ मास से कुछ नीचे की तरफ है। और अगर ये पूछा जाए कि जो नॉर्मल की लाइन है वो सेंटर ऑफ मास से कितने डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस कितना बन रहा होगा? सेंटर ऑफ मास से कितने डिस्टेंस पर ये नॉर्मल की लाइन है? तो इस डिस्टेंस को d मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट की टोटल हाइट h मान लेते हैं, और अगर यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट होगा तो सेंटर ऑफ मास h/2 हाइट पर बनेगा। और ये लाइन वर्टिकल है, ध्यान दीजिएगा, mg और r दोनों की ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ये एग्जैक्टली वर्टिकल लाइन है। थोड़ी सी मैथ अप्लाई करो इसमें। तो वो एंगल थीटा हो जाएगा। राइट, यहाँ पर थीटा बन रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। यहाँ पर एंगल बनेगा आपका 90 माइनस थीटा का, वर्टिकली ऑपोजिट और फिर से 90 डिग्री से फिर थीटा हो जाएगा। इसके वर्टिकली अपोजिट ये एंगल भी 90 माइनस थीटा बनेगा, यानी साइड में इधर की तरफ जो एंगल बनेगा थीटा थीटा हो जाएगा। और हम इस tan थीटा की वैल्यू को क्या पुट कर सकते हैं? तो D tan of upon theta, d tan of upon theta, h/2 tan of theta will be this distance of the normal force d divided by ये distance h/2 वहां से निकाल लो, d की वैल्यू निकाल लो। तो tan of theta will be this distance d divided by h/2। इससे ये निकाल सकते हो at what distance from center of mass the line of normal reaction is passing। और एक्चुअली क्या हो रहा होगा ना इसमें, एक्चुअली क्या हो रहा होगा,
नॉर्मल सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास क्यों नहीं कर सकता? सर फ्रिक्शन की टॉर्क बैलेंस नहीं होगी। राइट, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स की टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट आएगी, जिसको बैलेंस करने के लिए अगर आप ध्यान से देखो, वैसे मैं तो सजेस्ट इसको बोलूंगा, ये तुमको समझना पड़ेगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो भी समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि तुमको समझाने के लिए हम गलत मेथड तो पढ़ाएंगे नहीं। जो एक्चुअल कंसेप्ट है वो यही कंसेप्ट है कि सरफेस की फोर्स और ग्रेविटी की फोर्स को सेम लाइन पर जाना पड़ेगा, तभी ये बॉडी रेस्ट पे रह सकती है, क्योंकि जिस टाइम इन दोनों की लाइनें अलग अलग हो गई उस टाइम पर टॉर्क आ जाएगा। अब क्या होता है जब बहुत ज्यादा एंगल करते हैं तब क्या सिचुएशन होती है? अगर हम ये एंगल थीटा को बहुत ज्यादा करते हैं। सर एक डाउट था। पूछो। सर हम लोग ने पढ़ा था कि रिजल्टेंट फोर्स का टॉर्क इंडिविजुअल फोर्स के टॉर्क के इक्वल नहीं हो सकता हमेशा, तो सर फिर वो चीज हम लोग यहाँ क्यों कर रहे हैं? अरे यार, ये रिजल्टेंट फोर्स नहीं है भाई। रिजल्टेंट फोर्स किसको बोलते हैं? दो अलग अलग फोर्सेस का रिजल्टेंट। तुम लोग की प्रॉब्लम ये है कि तुम एन को अलग फोर्स मानते हो, फ्रिक्शन को अलग फोर्स मानते हो। अच्छा ओके सर, समझ गए सर और मैं समझा रहा हूँ कि ये दो फोर्स थोड़ी है, फोर्स तो एक ही है यार। जी जी सर। उसके ये कंपोनेंट्स हैं। जी सर समझ गए। देखिए, जब बहुत बड़ा एंगल करेंगे तो प्रॉब्लम क्या आती है? बहुत ज्यादा एंगल करने पर ये हो सकता है कि जो सेंटर ऑफ मास से mg की लाइन है वो कुछ ऐसे जा रही है। क्या अब पॉसिबल है कि सरफेस वाली फोर्स इस लाइन पर जाए, जबकि ये जानते हुए कि ये कांटेक्ट फोर्स है? नहीं सर। नो सर। नो सर। फोर्स कांटेक्ट की वजह से आता है, तो कांटेक्ट वाला एरिया यहां से लेकर के यहां तक है, ये सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं, तो सरफेस का फोर्स इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में किसी भी पॉइंट पर लग सकता है। ये जितने भी आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देख रहे हो, यहीं से सरफेस फोर्स एग्जर्ट कर सकता है। तो क्या इनमें से कोई भी पॉइंट चूज करके अगर आप फोर्स दिखाओगे तो क्या वो इस लाइन पर कभी मैच करेगा? नहीं सर। नहीं करेगा। क्रिटिकल केस क्या बनेगा जानते हो? क्रिटिकल केस ये बनेगा, अगर आप ऑब्जेक्ट को इस तरीके से रखो एकदम एंड पॉइंट पे हो। तो बिल्कुल वर्टेक्स से पास हो रहा हूँ। यस सर। हाँ, कि अगर कुछ क्रिटिकल कंडीशन में हम जाए और क्रिटिकल कंडीशन कुछ ऐसी बन जाए कि जो ग्रेविटी है वो बिल्कुल इस कॉर्नर वाले पॉइंट से जा रही हो, mg एग्जैक्टली इस कॉर्नर पॉइंट से जा रही हो, बिल्कुल एज वाले पॉइंट से, तो यहां तक तो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट है। यहां तक तो पॉसिबिलिटी है कि जो सरफेस वाला फोर्स आर लगे वो इसको बैलेंस करे। लेकिन इसके बाद अगर और टिल्ट कर दिया, इसको एंगल को और ज्यादा बढ़ाया अगर, तो लाइन ऑफ mg बॉडी की बेस के किसी भी पॉइंट से क्रॉस नहीं करेगा, बेस वाले किसी पॉइंट से क्रॉस नहीं करेगा, और सरफेस का फोर्स बेस के ही किसी पॉइंट पर लग रहा होगा, बिकॉज इस बॉडी का जो बेस है वही सरफेस के कांटेक्ट में है। ये वाली साइड तो सरफेस को टच कर नहीं रही, ये साइड सरफेस को टच नहीं कर रही है, ये साइड टच नहीं कर रही है, तो जो साइड सरफेस को टच कर रही होगी, नॉर्मल और फ्रिक्शन मिल करके इनमें से ही किसी पॉइंट से पास होंगे, और इनमें से किसी भी पॉइंट से अगर आप आर को दिखाओगे तो वो इससे ओवरलैप कभी नहीं कर सकता, इससे कॉन्साइड कभी नहीं कर पाएगा। यस सर। मतलब ये आपका क्रिटिकल केस होगा, ये थीटा की वो मैक्सिमम वैल्यू है जहां तक बॉडी स्टे कर सकती है, इससे ज्यादा एंगल किया तो बॉडी टॉपल करेगी। और ये एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो tan इनवर्स उनके साइड का रेशियो। अगर ये साइड b है और ये साइड h माने, साइड b और h, तो आप सेंटर ऑफ मास से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये थीटा एंगल यहाँ 90, यहाँ थीटा 90 माइनस थीटा, वर्टिकली ये 90 माइनस थीटा, यहाँ पर ये एंगल आपका थीटा बन जाएगा।
और tan ऑफ थीटा की वैल्यू, ये डिस्टेंस जो कि हाफ ऑफ बेस होगा, tan थीटा हाफ ऑफ द बेस यानी b/2 डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस यानी कि h/2, मतलब tan थीटा की वैल्यू b/2 डिवाइडेड बाय h/2, दैट मींस थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ b डिवाइडेड बाय h। ये मैक्सिमम एंगल है जहां तक बॉडी स्टे कर सकती है। ये मैक्सिमम एंगल किस चीज को प्रिवेंट करने के लिए है? स्लाइडिंग को प्रिवेंट करने के लिए या टॉपलिंग को प्रिवेंट करने के लिए? टॉपलिंग को prevent prevent टॉपलिंग। ये टॉपलिंग को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि जैसे ही इससे ज्यादा एंगल बनेगा टॉर्क डेवलप हो रही है। और न्यूटन लॉ में एक टॉपिक और पढ़ा गया था, एंगल ऑफ रिपोज, जिसमें ये कहा गया था कि एक सर्टेन एंगल से ज्यादा जाने पर बॉडी स्लाइड कर जाती है, और वो इसके कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पर डिपेंड करता था। tan इनवर्स में तो उसकी भी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, थीटा मैक्सिमम tan इनवर्स ऑफ tan inverse mu. म्यूएस। तो पहले वाली थीटा मैक्सिमम वैल्यू है इसके टॉपलिंग को प्रिवेंट करने के लिए, दूसरे वाला थीटा इसकी मैक्सिमम वैल्यू है स्लाइडिंग को प्रिवेंट करने के लिए। सर सर जो ये हमने पहला थीटा निकाला है सर, जब वो एंगल ये प्लेन अचीव करेगा तो तब भी बॉक्स वहीं रुका रहेगा, इसका क्या गारंटी है? क्योंकि सर तब क्या पता tan इनवर्स म्यू की वैल्यू में एक्सीड कर चुके हो। अरे मालिक, तो हम कहाँ कह रहे हैं उसकी गारंटी दे रहे हैं? हम उसकी गारंटी तो दे नहीं रहे, हम तो अभी 1 by 1 कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि tan इनवर्स b/h इस एंगल की वो लिमिट है जिस लिमिट को क्रॉस करने पर ये बॉडी टॉपल करेगी, और tan इनवर्स म्यूएस एंगल की वो लिमिट है जिसको क्रॉस करने पर ये बॉडी स्लाइड करेगी। अब उसी का मैं आंसर देने जा रहा हूं। उसका ही आंसर देने के लिए मैं इसकी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर आपको ये लूं कि जो b है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, वो √3 टाइम्स ऑफ h है, मान लेते हैं b की वैल्यू, जस्ट फॉर एग्जाम्पल समझो आप, और म्यूएस की वैल्यू जो म्यूएस है वो 1/√3 है। तो अब आप बताओ कितने एंगल तक ये बॉडी टॉपलिंग नहीं कर सकती? 60 डिग्री। और कितने एंगल तक ये स्लाइड नहीं करेगी? 30 डिग्री तक। तो इसका मतलब 30 डिग्री के एंगल तक ना तो वो स्लाइड करेगा ना तो वो टॉपल करेगा, बिकॉज इस डेटा के हिसाब से अप टू 60 डिग्री एंगल इट कैन नॉट टॉपल, म्यूएस की डेटा के हिसाब से अप टू 30 डिग्री इट कैन नॉट स्लाइड। मुझे दोनों ही चीजें प्रिवेंट करनी है, इंटरसेक्शन। तो हम क्या बोलेंगे इस डेटा के हिसाब से मैक्सिमम एंगल क्या रख सकते हैं इक्विलिब्रियम के लिए? 30 डिग्रीज। फॉर इक्विलिब्रियम मैक्सिमम थीटा यू कैन टेक एज 30 डिग्री, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब आपको स्लाइडिंग भी प्रिवेंट करनी है, टॉपलिंग भी प्रिवेंट करनी है। तो इनमें से जो एंगल छोटा आएगा वही मेरे लिए इक्विलिब्रियम का मैक्सिमम एंगल बनेगा। यानी कि अगर हम 30.5 डिग्री एंगल पर जाएंगे तो क्या सिचुएशन बनेगी? ये बॉडी स्लाइड करेगी या टॉपल करेगी? स्लाइड करेगी। स्लाइड करेगी। स्लाइड करेगी। और यही आपको एग्जांपल में दिखा रहा था, कि अगर आप लार्जर बेस नीचे रखते हो, लार्जर बेस, तो टॉपलिंग के चांसेस कम होते हैं। और उसका रीजन क्या है? जब इसका बेस लार्जर होगा, कॉन्टैक्ट एरिया ज्यादा होगा, तो mg हमेशा बेस के अंदर से ही जाएगा कहीं से। देखिए छोटे बेस में प्रॉब्लम क्या है? छोटे बेस में mg की लाइन बियॉन्ड द बेस जा सकती है ना, जल्दी जाएगी। अगर इसका छोटा वाला बेस अगर हम इस पर रखें और उसके बाद एंगल को टिल्ट करें, तो हो सकता है ज्यादा एंगल करने पर क्या बन जाए कि सेंटर से जो mg की लाइन जाए वो इसके बेस को क्रॉस ना करे। लेकिन अगर आप लार्जर बेस यहाँ रखते हो तो बड़ा वाला सरफेस नीचे रखो और फिर इसके एंगल को बढ़ाओ। क्या ये पॉसिबल नहीं है कि सेंटर से जो वर्टिकल लाइन mg की दिखाओ वो इसके बेस के अंदर से ही जाएगा?
सर इसमें ज्यादा चांसेस हैं। यस सर। तो इसीलिए इसमें टॉपल नहीं करेगा ना, प्रैक्टिकली भी करके देखो, बड़े बेस पर टॉपलिंग कहाँ आती है? स्लाइडिंग हो जाती है। हाँ, और छोटे बेस पर टॉपलिंग हो जाती है। तो फाइनल आंसर डिपेंड करेगा इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू होगी उसके हिसाब से। अगर मैं आपसे ये कहूं कि एंगल बढ़ाने पर बॉडी पहले टॉपल कर गई, स्लाइड करने से पहले, स्लाइडिंग से पहले टॉपलिंग हो गई, क्या मतलब है? बी बाई एच और म्यू एस में से कौन सी वैल्यू बड़ी है? म्यू एस। अगर ये म्यूएस बड़ा है। स्लाइड करने से पहले टॉपल कर रहा है, इसका मतलब क्या कह सकते हो? बी बाई एच की वैल्यू ज्यादा है या फिर म्यू एस की वैल्यू ज्यादा है? म्यू एस। न्यूएस बेस ज्यादा है अगर टॉपलिंग होती है पहले। और अगर ये कहा जाए कि बॉडी टॉपल करने से पहले स्लाइड कर रही है, मतलब एंगल बढ़ाने पर पहले स्लाइडिंग मोशन हो रहा है, बी एच बड़ा है। बी बाई बी एच। बाई एच बड़ा है। और अगर आपसे ये कह दें कि एंगल बढ़ाने पर टॉपलिंग और स्लाइडिंग साइमल्टेनियस स्टार्ट हो गए, इक्वल एंगल। सर इक्वल इक्वल है। वहाँ इक्वल एंगल। राइट, इसका मतलब बी बाई एच रेशियो और म्यू एस के बीच कंपैरिजन किया जाएगा और कंपैरिजन बताएगा कि इस एंगल बढ़ाने पर क्या बनेगा यहाँ। बट इनका न्यूमेरिकल करने का तरीका मैं फिर बोल रहा हूँ, क्रिटिकल केस, लिमिटिंग केस जहां से बॉडी की टॉपलिंग स्टार्ट होगी, वो क्रिटिकल केस तब आएगा जब लाइन ऑफ एमजी बॉडी की बेस के बिल्कुल कॉर्नर वाले पॉइंट से क्रॉस कर रही हो। सर एक एग्जांपल दे दीजिए जिसमें कम एंगल पे टॉपलिंग होती है और ज्यादा एंगल पे स्लाइडिंग होती है। तो एग्जांपल तो यार यही अभी तुम्हारे दिखाया तो यार एग्जांपल करके, वो तो न्यूमेरिकल एग्जांपल क्या सामने करके दिखा दिया आपको, इसको ऐसे लंबे लंबे में खड़ा करो, प्रैक्टिकली करके दिखा दिया आपको। अब मैं इसी को मेजरमेंट्स कर सकता हूँ, मैं चाहो तो आप इसकी डायमेंशन हम स्केल से नाप ले। इसी का दिखाया कि जब आप इस एंगल को बढ़ाते हो तो बॉडी स्लाइडिंग से पहले लुढ़क जाती है। सर मतलब वो गिर के फिर स्लाइड करेगी? हाँ, गिरने के बाद तो स्लाइड करेगी ही, लेकिन स्लाइड होने से पहले गिर गई वो। ओके सर अगर टॉपल का और स्लाइडिंग का सर अगर सेम एंगल है तो टॉपल और स्लाइड एक साथ कैसे करेगी? वो पॉसिबल नहीं होगा एक्चुअली, मैं तो न्यूमेरिकली आपको बताया है बट ये पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज रियल लाइफ में या तो वो स्लाइड करेगा या तो वो टॉपल करेगा। वो तो जस्ट एक न्यूमेरिकल के लिए मैंने बता दिया कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इस तरीके से पूछे जाएं, प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है कि लुढ़के भी और स्लाइड भी करे। वो तो फिर पत्थर जैसा नहीं हो गया, पहाड़ पर से बड़े से पत्थर जो होते हैं, यस सर। लैंडस्लाइड के साथ। हाँ, लैंड स्लाइडिंग में लुढ़कते हुए नीचे आते हैं। सर ऐसे तो मतलब कोई स्पीयर इक्विलिब्रियम पे रहेगा ही नहीं। यस स्फीयर इंक्लाइंड प्लेन पर कब इक्विलिब्रियम पे होता है बताओ जरा? कभी नहीं होता। सर हो ही नहीं सकता। इसको करिएगा, एक थीटा एंगल के ऊपर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक कोनिकल बॉडी रखते हैं। क्वेश्चन में एक कोनिकल बॉडी रखी गई, इस कोन की हाइट h है और रेडियस r दे रखा है, रेडियस r और हाइट h। बताओ थीटा की मैक्सिमम वैल्यू ताकि ये टॉपल ना करे, मैक्सिमम थीटा जिससे कि ये बॉडी नीचे टॉपल ना करे, लुढ़कना ना, मतलब फिसल जाए लेकिन टॉपल ना करे। सर tan इनवर्स 3r/h। देखो क्या करो, सबसे पहले इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करो और लिमिटिंग केस में सॉल्व करिए। लिमिटिंग केस कौन सा बताया अभी आपको? क्रिटिकल केस कौन सा है? सर एकदम एज सब पर जब वो से जा वर्टेक्स रहा पे हो MG। वर्टेक्स से जा रही हो, मतलब जो mg है वो बिल्कुल वर्टेक्स से पास हो, इसके यहाँ वाले से, ये क्रिटिकल केस है, mg की लाइन बिल्कुल वर्टेक्स से जाए। और अब कोन का सेंटर ऑफ मास की हाइट, अब ये सब याद होना पड़ेगा। सॉलिड कोन के सेंटर ऑफ मास का बॉटम से जो डिस्टेंस बनता है, ये सब याद करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ h/4 और ये डिस्टेंस r है। बाकी थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, ये थीटा है, ये एंगल प्रूफ कर सकते हो थीटा बनेगा। यस सर। और tan ऑफ थीटा r डिवाइडेड बाय h/4। 4r/h।
यानी कि मैक्सिमम थीटा यहाँ पर बन सकता है tan इनवर्स ऑफ 4r/h कैपिटल R by H। मतलब इस थीटा से ज्यादा एंगल पर अगर आपने इस प्लेन को टिल्ट किया तो ये बॉडी लुढ़क जाएगी, टॉपल कर जाएगी। ये है मैक्सिमम एंगल टू प्रिवेंट टॉपलिंग। और मैक्सिमम एंगल टू प्रिवेंट स्लाइडिंग वो बॉडी की ज्योमेट्रिकल शेप पर डिपेंड नहीं करता है, उसका फिक्स आंसर है tan इनवर्स BS। आप चाहे कोन रखो, चाहे सिलेंडर रखो, चाहे क्यूब रखो, स्लाइडिंग को प्रिवेंट करने का मैक्सिमम एंगल न्यूटन्स लॉ वाले चैप्टर में एंगल ऑफ रिपोज में tan इनवर्स BS था। इसका इस बात से कोई मतलब नहीं कि बॉडी की डायमेंशंस क्या है, लेकिन कितने एंगल के बाद वो टॉपल करेगा ये ऑब्वियस सी बात है, बॉडी की डायमेंशंस पे डिपेंडेंट है। तो फर्स्ट वन इज द एंगल अप टू विच इट कैन नॉट टॉपल, सेकंड वन इज द एंगल अप टू विच द बॉडी कैन नॉट स्लाइड। अब अगर मैं आपसे पूछूं फॉर स्लाइडिंग बिफोर टॉपलिंग क्या रिजल्ट दोगे बताओ? स्लाइडिंग बिफोर टॉपलिंग, इसका आंसर क्या रिजल्ट होगा? less than 4/h. Mus should be less than 4r/h. And obviously for toppling before sliding अगर बोलते हैं h should be less than this. ऐसे कुछ यही सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे इसके। सबसे आसान तरीका है इस एंगल को, फास्टेस्ट मेथड है आंसर लाने का। ठीक है, पॉइंट आगे बढ़े? Yes sir. बोलो। Yes sir. Yes sir. Yes sir. लिख लीजिए फिर बता दें। और एग्जांपल दिखाएं आपको। अगर मैं ना इसी बॉक्स के ऊपर, इसी बुक के ऊपर ये बॉक्स रखूं और इसको हॉरिजॉन्टल पुश करूं, हालांकि ये बॉक्स तो काफी कम हाइट का है, अगर ज्यादा हाइट का बॉक्स लेकर के इसको हॉरिजॉन्टल पुश करो तो ये तो हमेशा स्लाइड करेगा, अगर पुश करेंगे तो ये स्लाइड ही करेगा। कभी-कभी लेकिन लुढ़क अगर इसकी जाते हैं, सुनो पलट तो जाते हैं। अगर इसकी जगह मैं इसको ऐसे रखूं, वर्टिकली कर दूं जिसकी हाइट ज्यादा हो, बॉडी की हाइट ज्यादा है, सुनिए देखो ध्यान से, और इसको अगर मैं हॉरिजॉन्टली पुश करूं तो ये स्लाइड करेगा या लुढ़क जाएगा, देखना आप। अगर इसको हॉरिजॉन्टल पुश करते हैं सर लुढ़क जाएगा। लुढ़क जाएगा। ये भी डिपेंड करेगा हम किस पॉइंट पे लगा रहे हैं फोर्स। हाँ, यही इसी का क्वेश्चन बनेगा। आपने कहा कि डिपेंड करेगा, अगर बहुत ज्यादा ऊपर लगाओगे तो ये लुढ़क जाएगा, जैसे बहुत ऊपर या बहुत नीचे। बहुत नीचे भी लगाएंगे तब भी नीचे भी लगाएंगे तब भी लुढ़क जाएगा। फॉरवर्ड या बैकवर्ड? बैकवर्ड लुढ़केगा। देखो मैं अब बहुत बैकवर्ड लुढ़केगा। सेंटर के नीचे पुश कर रहा हूँ इसको, सेंटर के नीचे स्लाइड कर रहा है ये, सेंटर पर पुश कर रहे हैं स्लाइड करेगा, सेंटर के ऊपर कर रहे हैं थोड़ी देर से लुढ़क जाएगा। तो बॉडी को पुश करने पर वो स्लाइड करेगी या लुढ़केगी, मतलब टॉपल करेगी, ये किस पे डिपेंड हुआ? सो फोर्स की लोकेशन क्या है? पोजीशन कि फोर्स सेंटर के रिस्पेक्ट में Point कहां of पर लगा है? force. मतलब वो ऊपर। फोर्स सेंटर के थ्रू जा रही है कि सेंटर के ऊपर लगा रहे हो कि सेंटर के नीचे लगा रहे हो? इसमें तो सेंटर के ऊपर। हाँ, तो इसी को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करेंगे भाई, जो आपको एक्सपेरिमेंट दिखा रहे हैं इसी का न्यूमेरिकल कर दो भाई, कोई इमेजिनरी चीज थोड़ी पढ़ रहे हैं हम लोग। अब इसी को न्यूमेरिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। एक बॉक्स ले लीजिए जिसकी हाइट वगैरह दी गई हो, हाइट h, इसकी लेंथ l दे दें, और इसको हम लोग ग्राउंड से h हाइट पर मान लो फोर्स लगा रहे हैं, इधर वाली साइड से दिखा दें, हाइट h मान के हम इस साइड से फोर्स F लगा रहे हैं इस पे फ्रॉम हाइट h। तो कितनी हाइट के बियॉन्ड अगर हम फोर्स लगाएं तो बॉडी टॉपल करेगी, और कितनी हाइट से नीचे अगर हम फोर्स लगाएं तो ये स्लाइड करेगा, ये क्वेश्चन। h क्या होना चाहिए, जो भी आपको करके दिखाएं। रिपीट कर दीजिए। देखो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जिनको पहले न समझ में आए पहले वो आप करके देखो इसको, उसके बाद समझना, मैथमेटिकली बाद में करेंगे। सर अगर लार्जर बेस पे रखी होगी तो कभी भी टॉपल नहीं करेगी ना वो तो।
हाँ, तो तभी तो ये बी एल भी यूज किया है ना, कि आंसर एल पे भी डिपेंड करेगा और हाइट पे भी डिपेंड करेगा। देखो मेरे कहने का मतलब है कि ये है, तो आप खुद देख रहे हो कि बहुत नीचे अगर पुश करते हो तो ये स्लाइड ही करेगा, सेंटर पे पुश करेंगे तब भी स्लाइड करेगा। तो जैसे जैसे हम अपने फोर्स की हाइट को बढ़ा रहे हैं, एक सर्टेन हाइट के बियॉन्ड ऐसा होगा कि जब आप बॉडी को पुश करोगे तो वो आगे बढ़ने की बजाय, आपके डायग्राम में दिख रहा क्या हो रहा है यहाँ पर, ये फिसल रही है या लुढ़क रही है? लुढ़क रही है लग रही है। लुढ़क रही है। और इस समय ऐसी कंडीशन में बॉडी की कौन सी एज ग्राउंड के कांटेक्ट में है? एक बार फिर से आप डायग्राम देख के बताना, राइट वाली। कौन सी एज ग्राउंड के कांटेक्ट में है? बॉटम राइट। बॉटम राइट। यानी कि जब ये लुढ़कने वाला होगा, जिस टाइम पर ये बिल्कुल लुढ़कने वाला होगा, टॉपल करने वाला होगा, तो ये लेफ्ट वाली चीज ग्राउंड पे रहेगी या राइट वाली चीज ग्राउंड पे होगी? सर राइट वाली। राइट वाली। तो इसको आप अबाउट टू टॉपल वाली कंडीशन पे आओ। और एक बात बताओ, जब ये अबाउट टू टॉपल वाली कंडीशन में ऐसे हो गया, नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स है, नॉर्मल कंडीशन में इसका पूरा बेस कांटेक्ट पे होगा, लेकिन अगर ये लुढ़कने वाला है तो कांटेक्ट कहां पर बन रहा? एज। एज एक पे। ही पॉइंट पे जहाँ से तो energy नॉर्मल pass- रिएक्शन फोर्स कहां से पास होगा फिर? सर उस एज उसी से। एज। जो एज उस सरफेस पर रखा गया है। और न्यूटन लॉ के टाइम पर आपको क्या बताया गया था कि जब कोई सरफेस और एज का कांटेक्ट बन जाए तो नॉर्मल कैसे दिखाते हैं? परपेंडिकुलर सरफेस। सरफेस के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किसके? एज के या सरफेस के? सरफेस के। सरफेस के। तो जब ये अबाउट टू टॉपल होगा तो हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस बॉडी के अंदर कहां से दिखा दें? सरफेस के एज से। सरफेस। राइट वाले एज से या लेफ्ट वाले एज से? राइट राइट राइट। राइट वाले edge से। तो ये वो क्रिटिकल केस है जब ये लुढ़कने वाला है, तब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिल्कुल राइट वाली एज पे दिखाओगी। उसके अलावा और कौन कौन सी फोर्सेस दिखाएंगे? तो सेंटर ऑफ मास पर दिखाएंगे m/g का फोर्स। नेचुरली फ्रिक्शन फोर्स भी लगी रहा होगा, यस सर। तो फ्रिक्शन लेफ्ट साइड दिखाएंगे। और कंडीशंस लगा रहे हैं इसके इक्विलिब्रियम की। सर इक्विलिब्रियम कंडीशंस का मतलब इन फोर्सेस को बैलेंस करने। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के इक्विलिब्रियम के लिए, फॉर द हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, कैपिटल एफ और स्मॉल एफ यानी कि फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स बराबर होने चाहिए। वर्टिकल डायरेक्शन की बैलेंसिंग करेंगे तो नॉर्मल और mg बराबर हो जाएंगे। और इसमें टॉर्क भी बैलेंस होना चाहिए। बॉडी का इक्विलिब्रियम है, अबाउट टू टॉपल का मतलब अभी टॉपल हुआ नहीं है, होने ही वाला है। तो इसमें सारे टॉर्क का समेशन 0 आना चाहिए, रिजल्टेंट टॉर्क 0 आना चाहिए। और स्टार्टिंग में हम लोगों ने कहा था कि किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर सकते हैं। तो आप टॉर्क चाहे तो बॉडी की सेंटर ऑफ मास के अबाउट कैलकुलेट कर लो, मर्जी आपकी। चाहे तो टॉर्क यहां पर कैलकुलेट कर लो ए वाले पॉइंट पर, चाहे तो टॉर्क बी वाले पॉइंट पर कैलकुलेट कर लो, मर्जी आपकी है। कौन से पॉइंट के अबाउट समेशन ऑफ टॉर्क को हम 0 लिख दें? चॉइस है, आप यहाँ पर पॉइंट कोई भी चूज कर सकते हो। अबाउट COM भी कर सकते हो, अबाउट बी भी लिख सकते हो, अबाउट ए भी लिख सकते हो। कौन सा पॉइंट चूज कर लें यहाँ पर? ए। सबसे कन्वीनियंट पॉइंट जो भी आपको लगे, ए कन्वीनियंट है। ए चूज कर लीजिए, ए के अबाउट 0 कर लीजिए। तो जब आप पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, और टॉर्क का बेसिक रूल था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो कौन कौन सी फोर्सेस पॉइंट ए से क्रॉस कर रही हैं? नॉर्मल और फ्रिक्शन। नॉर्मल, फ्रिक्शन, इन दोनों का पॉइंट ए से ही जा रही है, इनके टॉर्क आएंगे नहीं। टॉर्क आएगा इस कैपिटल एफ का, और कैपिटल एफ की लाइन को आगे बढ़ाओ,
ये पॉइंट ए से कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है? तो स्मॉल h। Small h. और क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा इसका। यस सर। और mg की टॉर्क, mg पॉइंट ए से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2। L/2। लिमिटिंग केस में जितना क्लॉकवाइज टॉर्क ये वाला F जनरेट करे उतना ही एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क mg जनरेट कर दे। दोनों टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस कर दें, बॉडी स्टे कर जाएगी, यानी कि इन दोनों को बराबर कर दें। और यहां से h की वो लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकते हो जिस हाइट के बियॉन्ड पुश करने पर, जिस हाइट के बियॉन्ड फोर्स लगाने पर बॉडी टॉपल कर जाएगी। और ये आंसर आ जाएगा mgl डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ f। मतलब इस हाइट के ऊपर अगर बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो टॉपल करेगा, और इस हाइट के नीचे अगर फोर्स लगाते हैं तो बॉडी स्लाइड करेगी। सर जो h है ये मिनिमम h है ना? मिनिमम मतलब सर मतलब इस h पे लगाई हुई फोर्स टॉपल करा सकती है, मिनिमम हाइट है ये। हाँ, न्यूमेरिकली समझा दे रहे, देखो ये तो हमने सिंबॉलिकली किया, इसको न्यूमेरिकली ऐसे देखो। फॉर एग्जांपल कैपिटल H 20 सेंटीमीटर है, L 30 सेंटीमीटर है, न्यूमेरिकल के फॉर्म में लेते हैं, और मास m की वैल्यू 2 किलोग्राम। और जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, अच्छा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू भी आपको दे रखी है 0.6। और जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो अराउंड 8 न्यूटन की है। न्यूमेरिकली करके देखो पहले, इन सारी वैल्यूज को यहां रखो, h कितना बनता है बताओ। और g को 10 मान ले, स्मॉल g इक्वल्स टू 10। देखो h कितना बनेगा। सर 32.5 नहीं 32 नहीं 37.5। अगला आ जाओ। मतलब टॉपल ही नहीं करेगा। अरे यार, तो पहले ये बताओ h कितना आ रहा है। सर 3/8 मीटर में। 3/8 मीटर। सेंटीमीटर में कितना आएगा? 37.5। 37.5। यस सर। क्या मतलब हुआ इसका? बॉडी टॉपल ही नहीं करेगी। नहीं करेगी। 37 सेंटीमीटर तक की हाइट तक अगर आप बॉडी पर फोर्स लगाते हो तो वो टॉपल नहीं करेगी, और बॉडी की हाइट ही सिर्फ 20 सेंटीमीटर की है। फोर्स ही कहाँ लगाएंगे? समझ पा रहे इसको? यस सर। यस सर। अगर मैं फोर्स का स्ट्रेंथ बढ़ा दूं, तो हो सकता है कि कम हाइट पर ही, या फिर एक काम करो, आप बॉडी की हाइट को ले लो 50 सेंटीमीटर। अब बताओ, आपका आंसर स्मॉल h का आ रहा था 37.5 सेंटीमीटर, यही था ना? यस सर। यस सर। अब आप इसको समझो क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। थोड़ा डायग्राम कॉम्पैक्ट फॉर्म में दिखा रहे हैं, समझने के लिए दिखा रहे हैं। अगर मैं 8 न्यूटन की फोर्स ग्राउंड से 25 सेंटीमीटर पर लगाऊं, क्या रिजल्ट बनेगा? यहां से आप ये पता लगा चुके हो कि 37.5 सेंटीमीटर तक की हाइट पर फोर्स लगाएंगे तो बॉडी टॉपल नहीं करेगी। हम लोगों ने फोर्स लगाई है 25 सेंटीमीटर की हाइट पर। पहले केस में क्या रिजल्ट बनेगा? स्लाइड करेगी। पगला लो। सर स्लाइड भी नहीं हो सकता। स्लाइड भी नहीं करेगी। ये तो कंफर्म है कि टॉपल नहीं करेगा, ये कंफर्म है। रेस्ट पे रहेगी। सर रेस्ट पे रहेगी। टॉपल नहीं करेगा ये कंफर्म है, क्योंकि टॉपल करने के लिए फोर्स की जो हाइट होनी चाहिए थी वो इससे ज्यादा होनी चाहिए थी। स्लाइड करेगा कि नहीं करेगा तो आप ये बताओ, इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? 12 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम वैल्यू लगाइए फोर्स की।
स्लाइड कर जाएगा ये? नो सर। नो नो सर सर स्लाइड फोर्स फ्रिक्शन के लिमिट से कम है, तो ना तो ये टॉपल करेगा ना तो ये बॉडी स्लाइड करेगी, मतलब ये रेस्ट पे रहेगी। यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब इस कंडीशन में फोर्सेस कहाँ से लग रहे होंगे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। कहाँ पर कौन सी फोर्स लग रही होंगी? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहाँ होगी? सर पूरे सरफेस में। सुनो, नहीं, पूरे सरफेस पे नहीं। पहली फोर्स सेंटर ऑफ मास पर दिखाओगे, बॉडी का वेट m/g mg 20 एट सेंटर ऑफ मास, और ये ग्राउंड से कितने हाइट पर है? 25। 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर 25। तो ये ग्रेविटी की फोर्स हो गई 25 की हाइट पर। उतनी ही हाइट पर ये 8 न्यूटन भी है। यानी ये दोनों फोर्सेस वाया सेंटर ऑफ मास जा रहे हैं। ग्रेविटी की फोर्स और अप्लाइड फोर्स, इन दोनों को आगे बढ़ाओगे तो सेंटर ऑफ मास से जाएंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है कि फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट साइड लगेगा। या किसी को डाउट है इसमें कि फ्रिक्शन राइट भी होगा? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। ठीक। अब टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास 0 होना चाहिए। किसी भी पॉइंट के अबाउट 0 होना चाहिए, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी 0 होना चाहिए। टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास मस्ट बी 0। क्या ये 8 न्यूटन का फोर्स इस पॉइंट के रिलेटिवली कोई टॉर्क देगा अगर ये उसी पॉइंट से पास होगा? नो सर। नो सर No, sir. इससे कोई टॉर्क नहीं आ रही। क्या ये ग्रेविटी की फोर्स इस पॉइंट के रिलेटिवली कोई टॉर्क नो देगी? सर नो नो सर no sir नहीं देगा। यस सर। फ्रिक्शन की फोर्स इस पॉइंट के रिलेटिवली सर देगी यस तो सर sir देगी। देगा तो Yes, sir. क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज clockwise तो फ्रिक्शन की वजह से क्लॉकवाइज टॉर्क है। हमें टोटल टॉर्क 0 चाहिए, यानी कहीं ना कहीं मुझे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क चाहिए होगा। यस और अब सिर्फ एक ही फोर्स बचा है इसको ड्रॉ करने के लिए। नॉर्मल। normal reaction नॉर्मल तो अब आप बताओ कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव अगर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट करना है तो वो वाया सेंटर ऑफ मास जाएगा, सेंटर ऑफ मास की लेफ्ट साइड से जाएगा, या सेंटर ऑफ मास के राइट साइड से जाएगा? ताकि राइट उसका साइड से राइट साइड राइट साइड right side बॉटम राइट। सेंटर ऑफ मास के राइट साइड से ही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को जाना पड़ेगा, तभी उसका टॉर्क रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, जो कि फ्रिक्शन की टॉर्क को बैलेंस कर रहा होगा। अब क्वेश्चन ये पूछते हैं कि सेंटर ऑफ मास से कितने डिस्टेंस पर नॉर्मल है? 25। पगला हो तुम, पगला 10 सेंटीमीटर 10 centimeter. सेंटर ऑफ मास से इस नॉर्मल का डिस्टेंस कितना है? अच्छा नहीं, अभी तुमने आर्गुमेंट लगाया कि नॉर्मल सेंटर ऑफ मास के राइट साइड पर इसलिए दिखा रहे हो ताकि नॉर्मल की सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो टॉर्क है वो फ्रिक्शन की सेंटर ऑफ मास के अबाउट वाली टॉर्क को बैलेंस करे। और फ्रिक्शन का टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट जब निकालेंगे तो ये लिखेंगे फ्रिक्शन फोर्स F, और सेंटर ऑफ मास से इसका डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर 0.25 मीटर्स में, इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N और सेंटर ऑफ मास से इसका डिस्टेंस D। इसको सेंटीमीटर में ही लिख लेते हैं तो इधर भी सेंटीमीटर में आंसर आएगा। और क्योंकि बॉडी स्लाइड भी नहीं हो रही है तो फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक होगी। यस सर। तो इसको क्या म्यू इंटू एन लिखें या फिर 8 लिखें? 8 लिखेंगे। 8 8 इंटू 25। नॉर्मल बॉडी की वेट mg के बराबर है 20 इंटू डी। निकालिए डी की वैल्यू। सर 10 सेंटीमीटर सेंटीमीटर यानी नॉर्मल सेंटर ऑफ मास से 10 सेंटीमीटर राइट साइड से पास हो गए। आई बात समझ में?
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके के, फाइंड द पोजीशन ऑफ नॉर्मल। अब अगर यही 8 न्यूटन का फोर्स 25 की बजाय किसी और हाइट पर लगाते, मान लो इसको 10 सेंटीमीटर की हाइट पर लगाते, फोर्स आप 8 न्यूटन की लगा रहे हो लेकिन सिर्फ 10 सेंटीमीटर की हाइट पे, टॉपल तो अभी भी नहीं करेगी, बिकॉज टॉपल करने की हाइट 37.5 के आगे है। तो ये तो 100% श्योर है कि बॉडी टॉपल नहीं करेगा। ठीक है बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. अब बाकी फोर्सेस दिखाओ कैसी होंगी। सेंटर ऑफ मास पर mg यानी कि 20, बैक साइड पर फ्रिक्शन फोर्स। अब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हम कहाँ दिखाएंगे? इस पूरे टॉपिक में आपके सामने चैलेंज यही आएगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को कैसे ड्रॉ करोगे आप। तो अब आप जरा कैलकुलेट करके ये बताओ, सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव इस अप्लाइड फोर्स 8 न्यूटन की टॉर्क कितनी आएगी? टॉर्क ज्यादा कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, एक बार ये बताओ। जो फ्रिक्शन है ये भी 8 न्यूटन के बराबर ही है। फ्रिक्शन ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है, Friction ज्यादा प्रोवाइड कर रहा होगा। ज्यादा डिस्टेंस पर है वो। एक मिनट, हाँ, 8 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन के लिमिट से कम है, बॉडी स्लाइड कर नहीं पाएगी, और जब बॉडी स्लाइड नहीं करती है तो फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स बराबर रखते हो, यानी फ्रिक्शन भी हमारा इक्वल टू 8 है। लेकिन जो 8 न्यूटन हम लोग बाहर से अप्लाई कर रहे हैं वो सेंटर ऑफ मास से कम डिस्टेंस पे है, तो 15 सेंटीमीटर पे, नीचे 15 वाला पर है और 25 फ्रिक्शन पे है। 25 पर है। तो टॉर्क ज्यादा किसका आएगा, फ्रिक्शन का या जो फ्रिक्शन का। सर फ्रिक्शन का। और वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? सर Clockwise. क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो फ्रिक्शन की वजह से क्लॉकवाइज टॉर्क है, लेकिन जो हम फोर्स लगा रहे हैं इसकी टॉर्क कैसी होगी? Anti-clockwise. सर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन फ्रिक्शन का टॉर्क ज्यादा है, यानी कि अल्टीमेटली एक क्लॉकवाइज टॉर्क है, इन दोनों का मिला करके एक क्लॉकवाइज टॉर्क आ रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को एडजस्ट करो, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को इस तरीके से एडजस्ट करो कि उसका एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बने। कहाँ दिखाएं उसको? सेंटर ऑफ मास के राइट पे। कितना राइट पे? कितना राइट पे? मतलब फिर से वो डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर। डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे? 4 सेंटीमीटर। सर 4 सेंटीमीटर। फ्रिक्शन की टॉर्क 8 इंटू डिस्टेंस, 8 इंटू इसका डिस्टेंस 25, और इसमें से ये वाला टॉर्क माइनस हो जाएगा जो अप्लाइड फोर्स का टॉर्क है। अप्लाइड फोर्स का टॉर्क 8 इंटू ये डिस्टेंस 15, 4 सेंटीमीटर, और इन दोनों की टॉर्क को बैलेंस करेगा ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 20 जिसकी into वैल्यू 20 है और उसका डिस्टेंस d है। कितना बन रहा है ये? सर 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। क्या समझ आ रहा है इस एग्जांपल के थ्रू आपको कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की लोकेशन, मतलब कि सेंटर से कितना दूर होगा नॉर्मल, ये किस पे डिपेंडेंट है? सर, Point of force application किसके of- ऊपर पॉइंट ऑफ लग रही है? एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अप्लाइड फोर्स कितनी हाइट पर है, और सिर्फ हाइट ही नहीं, कितना है। अगर यहीं पर इतनी ही हाइट पर 8 न्यूटन की बजाय आप 10 न्यूटन की फोर्स लगाओ, तो जहां ये 8 और 8 दिख रहे थे वहां पर अब क्या दिखेगा आपको? 10 और 10। 10। क्या आंसर बदलेगा? नहीं। यस, 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब किसी रफ सरफेस के ऊपर अगर आप एक बॉडी को फोर्स करते हो, उस पर आप पुल करते हो या बॉडी को पुश करते हो, तो उसका कंसिक्वेंस ये बन रहा होगा कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सेंटर ऑफ मास से डेविएट हो जाता है। और कितनी डिस्टेंस पर डेविएट होगा, क्यों होगा? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स ऑन 2 things: where the force is applied and how much is the force applied by us. मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड कितनी हाइट पर है। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो भी फोर्स हम लगाएंगे वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम लगाएंगे।
अदरवाइज वो स्टैटिक कंडीशन भी नहीं बनेगी। हमें जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वो अंडर लिमिटिंग कंडीशंस निकालनी है। आई बात समझ में आपको ये एग्जांपल में? नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, नॉर्मल की लोकेशन पर क्वेश्चंस आते हैं, जेईई एडवांस में भी आते हैं और ओलंपियाड्स वगैरह में भी। और मैं एग्जांपल दे रहा हूं इसके। इमेजिन करें अगर सरफेस में फ्रिक्शन है ही नहीं तो स्मूथ सरफेस के ऊपर अगर बॉडी पर आप फोर्स लगाओ तो हल्का सा फोर्स से भी स्लाइड करने लगेगा। लेकिन टॉपल करेगा, इसकी कोई गारंटी है? टॉपलिंग प्रिवेंट की जा नहीं सर, सकती है। टॉपलिंग की गारंटी। बताओ जरा क्या होगा अगर ये हाइट हम कैपिटल एच माने और ये बी मान लें या एल मान लें, और हमने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया है ग्राउंड से एच हाइट पर, और सरफेस आइडियल फ्रिक्शन लेस है, म्यू 0 है, तो कोई फ्रिक्शन नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सेंटर ऑफ मास के राइट होगा या लेफ्ट होगा? ये तो देखो फ्रिक्शन लेस है तो एक बात तो कंफर्म है कि बॉडी स्लाइड तो करेगी। कंफर्म है ना कि इसमें भी कोई डाउट है? यस सर, स्लाइड करेगी। यस सर, स्लाइड करेगी। स्लाइड करेगी। हाँ, हम लोग टॉपलिंग प्रिवेंट कर रहे हैं इसमें, मतलब फोर्स को और उसकी हाइट को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि ये टॉपल ना करे, लुढ़के नहीं। क्या इक्वेशंस बनाओगे आप? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहाँ दिखाओगे? क्या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सेंटर ऑफ मास के राइट साइड पर होगा या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सेंटर ऑफ मास की लेफ्ट साइड पे होगा, या सेंटर ऑफ मास से ही जाएगा वो? सर राइट साइड पे। राइट साइड पे होगा। राइट साइड। कंडीशंस क्या लगाओगे? दोनों का टॉर्क इक्वल होगा। टॉर्क 0 आना चाहिए। सेंटर ऑफ मास पर mg की फोर्स। अब आप खुद सोचो, इस कैपिटल F का सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। 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 कैसे पता आपको? सर ये तो नहीं कह सकते। कैसे पता कि इस फोर्स F का टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट सर क्लॉकवाइज है? अगर वो सेंटर ऑफ मास के नीचे रहेगा तो नहीं आएगा। तो अगर यहाँ पर मान लो, हाँ अब ये पॉइंट है, ये फोर्स अगर मैंने अबव सेंटर ऑफ मास लगाया है तो क्या रिजल्ट बनेगा? क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज। सेंटर ऑफ मास के ऊपर है, इसका टॉर्क कैसा आएगा? सर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को आप ऐसा दिखाओ जिससे कि वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट करे। राइट साइड। सर राइट साइड आएगा। राइट। और कितनी डिस्टेंस पर आएगा ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहीं पर अगर हम सेंटर ऑफ मास के नीचे फोर्स लगाते, कैपिटल F बिलो सेंटर ऑफ मास, एंटी क्लॉकवाइज। सर एंटी क्लॉकवाइज आता। बताओ इसका टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट कैसा आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा है तो फिर नॉर्मल को क्लॉकवाइज टॉर्क देना पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास का लेफ्ट Towards the left हैंड hand साइड। तो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल हमेशा ही राइट रहेगा, कभी कभी लेफ्ट भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आप जो फोर्स लगा रहे हो कहाँ लगा रहे हो और सरफेस का क्या नेचर है। और अगर सेंटर ऑफ मास के थ्रू ही फोर्स लगाएं तो कैपिटल F थ्रू सेंटर ऑफ मास है, उसी से जा रहा है। सेंटर ऑफ मास के थ्रू। नॉर्मल सेंटर ऑफ मास के थ्रू। अब नॉर्मल कहाँ दिखाओगे? और सरफेस बिल्कुल आइडियल है, फ्रिक्शनलेस है। बताओ जी, ना तो F का कोई टॉर्क ना mg का कोई टॉर्क। जब इन दोनों का ही टॉर्क नहीं है तो नॉर्मल का भी टॉर्क नहीं आएगा। कहाँ दिखाएंगे? COM से ही पास करेगा। थ्रू सेंटर ऑफ मास। इस केस में नॉर्मल वाया सेंटर ऑफ मास चला जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी।
सर टॉपल जब हम बॉडी का बताते हैं तो मतलब ये होता है कि मतलब हल्की सी भी अगर बॉडी उठ जाती है तो हम कह देते हैं कि टॉपलिंग स्टार्ट हो गई है। ओके सर। ये तीनों केसेस क्लियर हुए भी? यस सर। अगर ये रफ सरफेस होता तो नॉर्मल हमेशा कहां से जाएगा? सर राइट। तब वो हमेशा ही राइट साइड होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर ये रफ है तो बैकवर्ड फ्रिक्शन आएगा, जिसका टॉर्क आपके अप्लाइड फोर्स की टॉर्क से हमेशा ही ज्यादा होगा। मानते हो ज्यादा होगा? यस सर। क्योंकि फ्रिक्शन बिल्कुल बॉटम पर लगेगा तो उसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। यस सर। हम F को कम मान रहे हैं ना फ्रिक्शन से, मैक्सिमम वैल्यू से। हाँ ऑब्वियसली, मतलब नो स्लाइडिंग का केस मान के चल रहे हैं उस टाइम पर। सर फ्रिक्शन वाले इक्वल हो केसेस में सकता है लेकिन ज्यादा कभी नहीं हो सकता। नहीं। HCV में एक क्वेश्चन है। सर अगर इक्वल हो गया तो नॉर्मल का क्या होगा? एक मिनट बच्चा बताते भी, क्वेश्चंस के साथ ही करो आप। HCV में एक क्वेश्चन है, उन्होंने कहा है कि इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक क्यूब है और वो क्यूब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, और उसमें उन्होंने पूछा है कि बताइए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना टॉर्क जनरेट कर रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन यही है, फाइंड द टॉर्क बाय द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। Find the torque by the normal reaction force about the center of mass. देखो, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब जीरो एक्सेलरेशन। इक्विलिब्रियम। स्लाइड कर, नहीं, इक्विलिब्रियम नहीं हुआ ये, स्लाइड कर रहा है। डायनामिक क्वेश्चन इक्विलिब्रियम क्या है? क्योंकि हाँ जी सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को बच्चा बता दो। नहीं है। नहीं, वो डी है, क्यूब है, इसकी साइड लेंथ a दी है। HCV का एक क्वेश्चन है हाँ। और मास भी दिया है। क्वेश्चन इज फाइंड द टॉर्क बाय द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अबाउट सेंटर ऑफ द क्यूब। नॉर्मल फोर्स का टॉर्क निकालना है, और उन्होंने कहा है कि ये बॉडी स्लाइड कर रही है, टॉपल नहीं कर रही है। फोर्सेस कौन से दिखाते हैं देखो, कंपोनेंट्स के फॉर्म में mg sin थीटा, कंपोनेंट्स के फॉर्म में mg cos थीटा, कंपोनेंट्स के फॉर्म में फ्रिक्शन फोर्स। अब आप बताओ जरा, COM के अबाउट इनमें से किसकी टॉर्क आएगी? फ्रिक्शन। कैसा टॉर्क आएगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। इस फ्रिक्शन का सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, और बॉडी टॉपल नहीं कर रही है तो इस एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को कोई और क्लॉकवाइज टॉर्क बैलेंस कर रहा होगा। नॉर्मल नॉर्मल होगा। वो कहाँ होना चाहिए? लेफ्ट साइड, लेफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की लेफ्ट साइड पर नॉर्मल होगा, ताकि ये इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक क्लॉकवाइज टॉर्क दे। और नॉर्मल की टॉर्क और फ्रिक्शन की टॉर्क आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे। तो जो क्वेश्चन था व्हाट इज द टॉर्क बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, उसका आंसर है इट इज इक्वल टू द टॉर्क बाय द फ्रिक्शन फोर्स। And torque by this friction force can be obtained as friction multiplied by its distance from center of mass. क्योंकि हमें नॉर्मल का डिस्टेंस नहीं मालूम, लेकिन फ्रिक्शन का डिस्टेंस पता है। सेंटर ऑफ मास से कितने डिस्टेंस पे लग रहा है? a/2। और इवन फ्रिक्शन की वैल्यू भी पता है। अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी यानी जीरो एक्सेलरेशन पे चल रही है, जीरो एक्सेलरेशन, क्या होगा? ये फ्रिक्शन mg sin थीटा से ज्यादा है, कम है या बराबर? बराबर होगा। बराबर।
आंसर हो गया mg sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय a/2। कुल मिलाकर के स्टोरी ये है कि दो कंडीशंस में आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क बैलेंस करोगे। वो दो कंडीशंस कौन सी हैं? पहली कंडीशन है बॉडी एब्सोल्युटली रेस्ट पे हो, तो टोटल टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट बैलेंस कर देना, जीरो कर देना। मतलब कि जितना क्लॉकवाइज टॉर्क उतना एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन, बॉडी इज एब्सोल्युटली एट रेस्ट। और दूसरी कंडीशन, बॉडी स्लाइड करे, टॉपल ना करे। उस कंडीशन में भी टोटल टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास जीरो आना चाहिए। सारे टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस करने चाहिए। और ऐसी कंडीशंस में एडजस्टमेंट होती है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की। सिचुएशन की नीड के हिसाब से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सेंटर ऑफ मास के थ्रू भी जा सकता है, सेंटर ऑफ मास के राइट साइड से भी जा सकता है, सेंटर ऑफ मास की लेफ्ट साइड से भी जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि उस नॉर्मल को किनके कौन सी फोर्सेस की टॉर्क को बैलेंस करना है उसे। आई बात समझ में? ये जी सर। यस सर। यस सर। दो कंडीशंस जिनमें आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क को बैलेंस करोगे। पहली कंडीशन है ऑब्जेक्ट परमानेंट रेस्ट पे हो, दूसरी कंडीशन है ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग मोशन में हो, रोटेशनल मोशन में कभी ना जा रहा हो, स्लाइड करे रोटेट ना करे। ये दो कंडीशंस में टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास बैलेंस करेंगे। और अगर बॉडी स्लाइड भी नहीं कर रही है तो फोर्सेस भी बैलेंस कर दो। एक और एग्जांपल है। ये एग्जांपल ऐसा है, इस बॉक्स को एक वर्टिकल, जैसे ये बोर्ड है, एक वर्टिकल सरफेस, इस वर्टिकल सरफेस पर रखेंगे तो नॉर्मली अगर हम छोड़ेंगे तो ये गिर जाएगा। अगर वर्टिकल सरफेस पर अगर आप छोड़ो तो ये गिरेगा नीचे। उसको प्रिवेंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अगर हम चाहते हैं कि ये नीचे ना गिरे तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस पर, इस वॉल के परपेंडिकुलरली एक फोर्स लगा के पकड़ना होगा। तो वॉल के परपेंडिकुलर, इस वॉल के परपेंडिकुलरली मैंने एक फोर्स लगाई है अपने फिंगर्स के थ्रू। अब ये रेस्ट पे है। जैसे ही हम अपना फोर्स विड्रॉ करेंगे ये बॉडी नीचे स्लाइड कर जाएगी। इस टाइम पर इस पर क्या क्या फ्री बॉडी डायग्राम दिखाओगे? अगर मैंने वॉल के परपेंडिकुलरली इसको होल्ड किया हुआ है, कौन कौन सी फोर्सेस इस टाइम पर दिखाओगे आप? हमने एक फोर्स लगाई है इसके ऊपर, ऐसे परपेंडिकुलर टू द वॉल। सर mg और नॉर्मल। सर फ्रिक्शन नॉर्मल mg और आपको तो हाँ, इसको मैं पहले फिगर में ऐसा दिखा दूं। ये लाइंस के थ्रू मैं वॉल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इसके कांटेक्ट में मैंने एक ब्लॉक रखा हुआ है, जैसे भी डायग्राम में दिखाया है, m मास का ब्लॉक मान लेते हैं। और जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो वाया सेंटर ऑफ मास जा रहा है। यहाँ पर जो फोर्स हमने लगाई थी इसको वॉल के अगेंस्ट प्रेस करने के लिए, वो फोर्स वाया सेंटर ऑफ मास है। नेचुरली वॉल को रफ होना पड़ेगा, अदरवाइज ये रेस्ट पर नहीं आ सकता। बताइए, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सेंटर ऑफ मास से पास होगा, सेंटर ऑफ मास के ऊपर वाले पॉइंट से पास होगा, या सेंटर ऑफ मास के नीचे वाले पॉइंट से पास होगा? सेंटर ऑफ मास से पास होगा। नहीं सर, नहीं। सबसे पहले नॉर्मल के अलावा बाकी सारी फोर्सेस को चेक करो कहां कहां पर है वो। एडजस्टेबल, QM से पहले फोर्स बाय ग्रेविटी है। पहले तो ग्रेविटी दिखाओ mg, उसके अलावा बताओ। सर फ्रिक्शन लग रहा होगा। फ्रिक्शन की तरफ। अब इन सब का टॉर्क पहले चेक करो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या बन रहा है इन सब की टॉर्क। तो फ्रिक्शन देगा, फ्रिक्शन देगा क्लॉकवाइज। mg का नहीं होगा, mg का नहीं होगा। नहीं सर। नो सर। नहीं सर, तो नहीं होगा। सेंटर ऑफ मास से पास होगा। कैपिटल एफ का नहीं होगा। सर वो भी होगा COM सर। से पास कर रहे हैं। क्यों नहीं होगा? COM सेंटर ऑफ मास सर वो भी मास से सेंटर पास ऑफ कर रहा है। मास से पास हो रहा है। तो फ्रिक्शन का ही टॉर्क बचा। यस क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज होगा। तो अब आप बताओ, इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज लाने के लिए नॉर्मल कहां दिखा दे?
और उसके नीचे COM से नीचे ये आंसर है. Normal will be below the center of mass so that it will produce some anti-clockwise torque which will balance the torque by the friction force. आई बात समझ में? जी सर। सिंपल सा कंसेप्ट है भाई. आप नॉर्मल को सबसे आखिरी में देखिए. नॉर्मल के अलावा क्योंकि mg की लोकेशन हमेशा सेंटर ऑफ मास रहेगी, जो फोर्स आप लगा रहे हो उसके बारे में हमें पता है कि हम कहाँ लगा रहे हैं. फ्रिक्शन के बारे में कोई डाउट ही नहीं है क्योंकि ये सरफेस के पैरेलल लगता है. तो पोजीशन को एडजस्ट करने वाली फोर्स सिर्फ नॉर्मल है. इसकी पोजीशन एडजस्ट होती है. अगर यही फोर्स हम सेंटर ऑफ मास के ऊपर लगा रहे होते तो क्या इससे कुछ टॉर्क बनता? यस सर. क्या वो टॉर्क फ्रिक्शन की टॉर्क के अपोजिट आता है या सेम डायरेक्शन में आता? ऑपोजिट आता। अपोजिट। और अगर ये फोर्स हम सेंटर ऑफ मास के इतना ऊपर लगा दें कि इसकी टॉर्क फ्रिक्शन की टॉर्क को बैलेंस कर दे तो सर वो फिर सेंटर ऑफ मास से पास होगा। नॉर्मल सेंटर ऑफ मास से निकल जाएगा। मतलब पहले आप नॉर्मल के अलावा बाकी सारी फोर्सेस की टॉर्क से कंपेयर कर लो, अगर उनमें अनबैलेंस टॉर्क है कोई, वो आपस में बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं अगर, तो नॉर्मल अपनी लोकेशन को एडजस्ट कर लेता है सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, ताकि जो भी अनबैलेंस टॉर्क हो उसको हम बैलेंस कर दें और टोटल टॉर्क 0 कर दें। अब कहानी समझ में आई इसकी? नहीं आई? यस सर। ठीक है। स्लाइड देखो, न्यूटन लॉ वाले मोशन में बॉडी की स्लाइडिंग को प्रिवेंट करने के लिए फ्रिक्शन वाज सेल्फ एडजस्टेबल, एंड रोटेशनल मैकेनिक्स में बॉडी की टॉपलिंग को प्रिवेंट करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की जो लोकेशन है वो सेल्फ एडजस्टेबल। इसके अलावा टॉपलिंग के अलावा इक्विलिब्रियम ऑफ लैडर का एक क्वेश्चन आता है, काफी फेमस क्वेश्चन है ये, लैडर्स का इक्विलिब्रियम। इनके लिए बताना है क्या क्या इक्वेशंस बनाएंगे। इस टाइप से एक लैडर पुट करें अगर हम, और इसको कुछ वॉल मानेंगे यार, वर्टिकल वॉल, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम μ2 डिनोट कर रहे हैं, और यहाँ पर ग्राउंड पे फ्लोर मान लेते हैं, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 डिनोट कर दें। लैडर का मास और लेंथ दे रखा है, टोटल मास ऑफ लैडर m, लेंथ इसकी l, और अभी इसके ऊपर कोई पर्सन वर्सन नहीं है, सिंपल लैडर है खाली, जस्ट लैडर। आपको ने ये एंगल थीटा फाइंड करना होता है सो दैट कि लैडर रिमेन्स एट रेस्ट इक्विलिब्रियम के लिए। एंगल थीटा निकालना है फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ दिस लैडर। क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है? तो फ्लोर और वॉल दोनों पे फ्रिक्शंस हैं, लैडर स्लिप भी नहीं कर रहा, रोटेट भी नहीं कर रहा, एब्सोल्युटली रेस्ट पर है, एंगल थीटा की वैल्यू निकालनी। क्लियर क्वेश्चन? यस सर। फोर्सेस बताओ जल्दी से, कौन कौन से दिखाओगे यहाँ पर? सर फ्रिक्शन, दोनों पॉइंट से फ्रिक्शन और दोनों पॉइंट पे नॉर्मल। तो नॉर्मल बाय द वॉल लेफ्ट साइड n2, नॉर्मल बाय द फ्लोर अप साइड n1, विजिबल है आपको ये n1 n2? यस सर। यस सर। वॉल पर फ्रिक्शन किधर दिखाएंगे यार? टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग क्या होगी अगर लैडर ऊपर की तरफ। सर ऊपर की तरफ दिखाएंगे। अगर, हाँ राइट, अगर लैडर फिसलेगा तो ये वाला पॉइंट नीचे गिरेगा, तो उसको रेजिस्ट करने के लिए फ्रिक्शन ऊपर, F2 से डिनोट कर रहे हैं इसको।
ग्राउंड वाला बैकवर्ड पॉइंट डायरेक्शन राइट में साइड, टेंडेंसी right ऑफ side. स्लिपिंग बैकवर्ड होगी तो लेफ्ट फ्रिक्शन साइड फॉरवर्ड राइट साइड, F1 और Yes. फाइनली इसके सेंटर ऑफ मास के ऊपर mg, कैपिटल mg का फोर्स। सर हाँ सर जहाँ पे आपने एंड पॉइंट्स पे नॉर्मल दिखाया है, हम ये मान के चल रहे हैं ना कि लैडर का एक पॉइंट सिर्फ कांटेक्ट पे है। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही होता भी है। अब फोर्सेस बैलेंस करेंगे तो वर्टिकल डायरेक्शन की फोर्सेस को बैलेंस करो पहले। वर्टिकल डायरेक्शन में जितनी फोर्सेस हैं उनकी बैलेंसिंग कीजिए। N1 वर्टिकली अपवर्ड, n1 F2 वर्टिकली अपवर्ड और mg वर्टिकली डाउनवर्ड। तो पहली इक्वेशन बनेगी N1 प्लस F2 इक्वल टू कैपिटल mg, फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की फोर्सेस को बैलेंस करेंगे जिसमें फ्रिक्शन F1 राइट साइड पर और N2 लेफ्ट साइड पर ये आपस में बैलेंस होंगे। सेकंड इक्वेशन। और हम सर F1 होगा वो। f1 होगा। F1 और हम थीटा की मैक्सिमम वैल्यू सॉल्व करने जा रहे हैं, लिमिटिंग केस सॉल्व करने जा रहे हैं, क्रिटिकल केस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो जिस टाइम पर ये लिमिटिंग केस आप सॉल्व कर रहे होगे उस टाइम पर फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू जो करेंगे mu1 n, तो F1 को किससे डिनोट कर दें हम? mu1 n1, mu1 n1। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मॉडिफाई करके क्या बन जाएंगे? अगर आप लिमिटिंग केस सॉल्व कर रहे हो तो n1 प्लस F2 की जगह लिखो mu टाइम्स n2, mu2 n2 इक्वल टू mg और सेकंड इक्वेशन बन जाएगी n2 इक्वल टू mu1 n1। अब हमारा टारगेट ये है इन दोनों इक्वेशंस के थ्रू n1 और n2 की वैल्यूज को निकालना। इन दोनों इक्वेशन से हमें n1 n2 की वैल्यू चाहिए। तो सिंपल सा है, n2 विच इज mu1 n1 वो यहाँ पे ले आओ, इस n2 की जगह mu1 इंटू n1 ले आओ, n2 रिप्लेस्ड बाय mu1 n1, n1 कॉमन निकल जाएगा। कुछ ऐसा आंसर बनेगा सॉल्व करके n1 विल बी इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय 1 प्लस mu1 mu2 1 प्लस mu2 mu1 और n2 की वैल्यू बनेगी mu1 mg डिवाइडेड बाय 1 प्लस mu2 mu1। चेक करो ये सही नहीं? यस सर, यही आ रहा है। यस सर सही है। ठीक, n1 n2 आ गया, नॉर्मल रिएक्शंस आ गए। इसके बाद टॉर्क बैलेंस करेंगे। समेशन ऑफ टॉर्क इक्वल टू 0 और ये किसी भी पॉइंट के अबाउट बैलेंस कर सकते हो। हम लोग ग्राउंड वाले पॉइंट को चूज कर रहे हैं, ए नाम दे रहे हैं इसको। सेंटर के अबाउट भी कर सकते हो, बी पॉइंट के अबाउट भी टॉर्क बैलेंस कर सकते हो। मैं पॉइंट ए को चूज कर ले रहा हूं। पॉइंट ए के अबाउट जब टॉर्क कैलकुलेट कर रहे होंगे तो n1 और f1 दोनों पॉइंट ए से पास हो रहे हैं। n1 भी हमारा पॉइंट ए से पास हो रहा है, f1 भी पॉइंट ए से पास हो रहा है, इनकी कोई टॉर्क नहीं आएगी। इस पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क मिलेगा वो पहले mg की वजह से मिलेगा, जो कि mg इंटू mg की लाइन को आप एक्सटेंड कर लो और पता कराओ कि पॉइंट ए से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बनेगा इसका। L/2 ये डिस्टेंस L/2 है, ये लेंथ L/2 cos L/2 है, थीटा। ये लेंथ L/2 होगा। हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ये L/2 बनेगा L/2 cos थीटा। L/2 cos थीटा। ये क्लॉकवाइज टॉर्क भी आएगा। n2 की टॉर्क n2 मल्टीप्लाइड बाय n2 की लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं और पॉइंट ए से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं। मतलब ये पूरी हाइट टोटल लेंथ L है, ये हाइट हो जाएगी L L sin मल्टीप्लाइड theta। It's sin theta.
और इसका टॉर्क जो आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ये कंफर्म करो आप। फ्रिक्शन F2 की टॉर्क वो आएगी F2 cos थीटा, और F2 की लाइन को, ये वर्टिकल लाइन है, इस लाइन को अगर एक्सटेंड करेंगे तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस L फ्रॉम cos दिस theta. पॉइंट ए L cos थीटा, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। तो ये दो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, ये क्लॉकवाइज टॉर्क है, तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ऐड होंगे और वो इक्वल होने चाहिए जितना क्लॉकवाइज टॉर्क है, तभी हमारे सारे टॉर्क बैलेंस हो जाएंगे। अब इसमें N2 की वैल्यू रिप्लेस करो, ये वाली, ये वैल्यू ले जा करके आप N2 की जगह रिप्लेस करें और F2 को लिमिटिंग केस में μ2 N2 लिखो, μ2 N2, और यहां पर भी N2 की वैल्यू रखो, यहां पर भी N2 की वैल्यू। और फाइनली कैलकुलेट करके बताओ tan थीटा की क्या वैल्यू बन रही है। N2 की वैल्यू रखो यहाँ पर μ1 mg डिवाइडेड बाय 1 प्लस μ2 μ1 एट दिस प्लेस। F2 की जगह पर μ2 N2 करना है और N2 की ये वैल्यू रखनी है और फिर इनको सिंप्लीफाई करके tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। इतना नोट किया कि नहीं? ये सारा नोट कर लिया इसमें? यस सर। yes sir, यस सर। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके tan थीटा सॉल्व कर लेना। एक और प्रॉब्लम, इसमें एक हॉरिजॉन्टल बीम है, मतलब हॉरिजॉन्टल रॉड कह लीजिए, प्लैंक कह लीजिए, M और L लेंथ की हॉरिजॉन्टल रॉड। एक साइड पर इसको हिंज कर दिया गया है और दूसरे साइड पर एक स्ट्रिंग लगा करके इसको हैंग किया जा रहा है। जो स्ट्रिंग लगाई गई है वो इधर से L/4 डिस्टेंस पे लगा रहे हैं, टोटल रॉड L लेंथ की है, L/4 डिस्टेंस पर स्ट्रिंग लगाई है, साथ में यहाँ पर हिंज लगाया गया है। आपको ना हिंज की फोर्सेस बतानी है कि हिंज कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा अगर ये इक्विलिब्रियम पर है तो। फोर्स बाय हिंज एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। सर एंगल दिया है इसका सर, वो रोप का जो बना रही है उसका। obviously, हाँ दिया है, वो दिया, थीटा दिया है, स्ट्रिंग की लोकेशन दी गई है, उसका एंगल दिया गया है, इस ऑब्जेक्ट का मास दिया गया है, लेंथ दिया गया है। कैलकुलेट ये करना है, हिंज की फोर्स निकालनी है कितनी होगी और प्लस स्ट्रिंग में कितनी टेंशन फोर्स लगेगी ये भी निकालना है। कैपिटल T यानी टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड आउट करना है, प्लस फोर्स बाय द हिंज। इसमें क्या करेंगे देखो, सबसे पहले एट द, सुन लो अब इसकी वर्किंग सुन लो, वर्किंग कैसे करनी है। सेंटर ऑफ मास के थ्रू mg, एट द सेंटर ऑफ मास मतलब मिड पॉइंट, यानी इधर से L/2 डिस्टेंस हो जाएगा। स्ट्रिंग में टेंशन रिएक्शन फोर्स आएगी, टेंशन वाली फोर्स स्ट्रिंग में आएगी और एक यहाँ पर हिंज का फोर्स आएगा, बट ये फोर्स अननोन है, मैग्नीट्यूड में भी अननोन है और डायरेक्शन में भी अननोन है।
तो इनको हैंडल करने का एक सबसे आसान तरीका ये है, जब भी हिंज का फोर्स कैलकुलेट करने को आपको दे, तो सबसे इजीएस्ट वे ये होता है कि आप हिंज की फोर्स का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मान ले और हिंज की फोर्स का एक वर्टिकल कंपोनेंट मान ले। मतलब यहाँ पर एक एफ वाई मान ले और एक एफ एक्स मान ले, क्योंकि जिस वेक्टर का डायरेक्शन ही नहीं मालूम, तो किसी रैंडम डायरेक्शन में अगर इसको मानेंगे तो उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। अब यहाँ पर क्या क्या इक्वेशंस लगाओगे, फिर से देखना। एक बार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की फोर्सेस बैलेंस करेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी, इसमें ये टी भी रिजॉल्व होगा। टी का एक कंपोनेंट लेफ्ट साइड डायरेक्शन में बनेगा टी इंटू कॉस थीटा, टी cos थीटा, टी का एक कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में बनेगा टी साइन टी थीटा। sin थीटा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स किसको बैलेंस कर रहा होगा? fx is equal to t cos theta. fx is t cos theta. fx इक्वल टू टी कॉस थीटा, ये हो गई एक इक्वेशन। वर्टिकल डायरेक्शन में कौन किसको बैलेंस कर रहा होगा? तो ये Sir, fy plus t sin theta is equal Fy to plus t sin mg. theta is equal to mg. इक्वल टू mg, दो इक्वेशंस। और तीसरी इक्वेशन टॉर्क वाली होगी, किसी भी पॉइंट के अबाउट बैलेंस कर सकते हैं, तो हम हिंज के अबाउट बैलेंस करेंगे इसको। एडवांटेज ये होगा कि इस पॉइंट के अबाउट जब आप टॉर्क कैलकुलेट करोगे, तीन फोर्सेस जीरो आ जाएंगी। तो fx का टॉर्क जीरो हो जाएगा, fy का Fy जीरो का होगा, 0, और ये जो t cos थीटा है ये एक्सटेंड होने पर यहीं से जाएगा। तो t cos थीटा का टॉर्क नहीं आएगा, fx का टॉर्क नहीं आएगा, fy का टॉर्क नहीं आएगा, mg और t sin थीटा की टॉर्क आएंगे और आपस में बैलेंस हो रहे होंगे। तो mg इंटू हिंज से mg का परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 और t sin थीटा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3l/4. 3l/4। यहां से आप पहले t सॉल्व कर सकते हो, यहां से आपको डायरेक्ट t की वैल्यू मिल जाएगी। टू mg डिवाइडेड बाय 3 sin थीटा का सही किया तो Yes, sir. यस सर यही है। वैल्यू ऑफ t मिल गई। जी सर। जब वैल्यू ऑफ t मिल गई तो सेकंड इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट कर दें। यस सर। क्या मिल जाएगा? Fy मिल जाएगा। fx to g by 3 into cot theta. fy मिल जाएगा। mg/3 आ रहा है। ठीक, fy की वैल्यू आ गई। यस सर। फिर इसी t की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रखोगे तो fx की वैल्यू मिल जाएगी। 2mg by 3 cot theta. तो सारी वैल्यूज मिल गई। बोले? Yes sir. जी सर। यस सर। और जब fx और fy मिल जाएंगे तो क्या रिजल्टेंट निकाल सकते हो? Yes sir. अगर एक वेक्टर का x कंपोनेंट मिल गया, y कंपोनेंट मिल गया, तो क्या ये निकाल सकते हैं कि रिजल्टेंट वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पर? Under root of fx square plus fy square. डायरेक्शन भी Yes, निकाल सकते हैं कंपोनेंट्स के थ्रू। Yes, sir. अगर ना थोड़ा सा ध्यान से देखोगे आप लोग तो वर्किंग मेथोडोलॉजी में कोई ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है, बार बार एक ही काम कर रहे हो। हॉरिजॉन्टली फोर्सेस बैलेंस करना है, वर्टिकली फोर्सेस बैलेंस करना है, और किसी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करना है। एक क्वेश्चन और ये पूछते हैं, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आया करते हैं। सर पूछो। सर जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग दो कंपोनेंट अज्यूम कर लिए थे,
तो सर अगर अज्यूम भी करना है तो अगर हॉरिजॉन्टली अज्यूम कर लेते तो उससे डिफर कर जाता है। जो एक बार बताइए, जब अजम्पशन लेना है तो स्पेसिफिक डायरेक्शन में अजम्पशन क्यों लोगे? जी सर। एजम्पशन का मतलब क्या होता है? एजम्पशन तो जनरलाइज होना चाहिए ना। अगर हम उसकी डायरेक्शन ही हॉरिजॉन्टल मान लिया तो एजम्पशन में एक पार्ट तो आपने फिक्स कर दिया कि उसका डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है। जी सर समझ गए सर, मतलब जनरलाइज्ड लेना है अजम्पशन। हाँ, एक क्वेश्चन ये पूछते हैं, एक प्लैंक को दो सरफेसेस के ऊपर रखा जाए अगर, इक्विलिब्रियम ऑफ प्लैंक ऑन टू सरफेसेस, मतलब ये इस तरीके का होता है यार कि अगर हम ये दो मार्कर्स रखें, दो मार्कर्स अपने हाथ पे रखें और इसके ऊपर हमने कोई बॉक्स रखा है, बॉक्स हाथ के ऊपर नहीं है, नीचे दो मार्कर जैसी चीजें लगाई, दो सपोर्ट्स लगाए और इसके ऊपर मैंने अपना बॉक्स रख दिया और फिर हम बॉक्स के राइट वाले एज पर, बॉक्स के राइट वाले एज पर कुछ वेट पुट करेंगे। पहले एक बॉक्स हो गया, नीचे दो सपोर्ट्स हो गए, S1 S2 मान लेंगे और राइट वाले एज पर हम कुछ वेट रखेंगे। तो अगर आप राइट वाली एज पर जरूरत से ज्यादा वेट पुट कर दोगे, राइट वाले एज पर जरूरत से ज्यादा वेट पुट कर दें अगर, तो ये बॉडी एक साइड से उठ जाएगी अगर ऐसे होगा तो। ये वैसा ही होता है जैसे अगर आप एक टेबल की एज पर बैठो जाकर के, घर में अगर एक राउंड टेबल हो और उसकी बिल्कुल किनारे बैठ जाओ जाकर के एज पे, तो टेबल दूसरे साइड से लिफ्ट हो जाती है। तो कुछ उसी टाइप की सिचुएशन है। यहाँ पर हम लोगों ने एक सपोर्ट लगा दिया S1, यहाँ पर एक सपोर्ट लगा दिया S2, इन दोनों सपोर्ट्स के बीच का डिस्टेंस है 2 टाइम्स ऑफ D, इसकी टोटल लेंथ यहाँ पर है 2 टाइम्स ऑफ L, इसका मास M है, प्लैंक का मास M दे रखा है और इसके राइट वाले एंड पर हमने कुछ वेट पुट कर दिया है स्मॉल m मास का। तो ये स्मॉल m मास कितना होना चाहिए ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे इसका? ये यूं कह लीजिए, कितने मास के बियॉन्ड ये बॉडी टॉपल कर जाएगी? पार्ट समझ पाया या नहीं अभी? यस सर। ये दो सपोर्ट्स, इनके ऊपर ऑब्जेक्ट, राइट वाली साइड पर जैसे जैसे मास बढ़ाओगे ये एक तरफ से उठता जाएगा। या यूं कह लीजिए कि इसके ऊपर एक आदमी चले तो चलते चलते जब वो किनारे पहुंच जाएगा तो ये चीज पीछे से उठ जाएगी, एक पटरे पे जब चलते हो आप। तो m की लिमिटिंग वैल्यू बताओ जिसके बाद ये अपना इक्विलिब्रियम लूज करेगा और टॉपल करना स्टार्ट कर देगा। ये what should be the maximum value of mass m for the equilibrium of object? कंडीशन समझ में आएगी? क्वेश्चन क्लियर हो गया? बोलो जल्दी भाई। यस सर। जी सर क्लियर हो गया। Yes, sir. फोर्सेस बताएं फटाफट, क्या लगाएंगे? सर 2 mg ऊपर की तरफ, 1 mg नीचे। एक मिनट, मिडिल पॉइंट पर कैपिटल mg, राइट वाले कॉर्नर पर स्मॉल mg और लिमिटिंग केस अगर सॉल्व करिए आप, लिमिटिंग केस इसको ध्यान देना क्योंकि आपको मैक्सिमम मास निकालना है। लिमिटिंग केस में अगर आप इस साइड पर मैक्सिमम मास पुट कर चुके हो राइट वाले एज पे, तो ये किधर से अपना कांटेक्ट लूज करने वाला होगा? अगर मैं राइट वाले एज पर मास रख रहा हूं, लेफ्ट वाले Left. तो अगर मैंने मैक्सिमम मास यहाँ रख दिया है तो यहाँ से कांटेक्ट लूज हो जाएगा। तो यहाँ से नॉर्मल 0। तो यहाँ नॉर्मल नहीं दिखाएंगे, कहाँ दिखा दे नॉर्मल? S2 S2 पे सिर्फ S2 के ऊपर नॉर्मल दिखाएगा। ये मैं मैक्सिमम मास सॉल्व कर रहा हूँ इक्विलिब्रियम के लिए, मैक्सिमम मास, इससे ज्यादा मास पर इक्विलिब्रियम नहीं आएगा।
और कोई फोर्स है नहीं, बैलेंसिंग करेंगे और S2 के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर देंगे, टॉर्क अबाउट S2 इक्वल टू 0, और S2 के अबाउट जब टॉर्क बैलेंस करेंगे तो N का कोई टॉर्क आएगा नहीं, ये बड़े वाले mg का टॉर्क आएगा। कितने डिस्टेंस पर होगा ये S2 से? डी टोटल डिस्टेंस डी इक्वल टू वो छोटा mg, और छोटा mg S2 से कितनी दूर है? L माइनस डी L माइनस डी, बस इसका आंसर है। यहां से स्मॉल m निकाल दो आप। सर अगर S1 से वो उठ जाएगा तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हो गया? नहीं, S1 से उठने वाला है, ये माना है आपने। अच्छा, देखो जब आप लिमिटिंग केस सॉल्व कर रहे होते हो तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर नॉर्मल बस 0 होने वाला है। ओके सर, यहाँ पर वो चीज 0 होने ही वाली है, 0 से थोड़ी सी बड़ी है, स्लाइटली मोर देन 0। यस सर। हाँ, बट उसको इक्वेशंस में लिख लेंगे, जब आप इक्वेशंस बनाओगे तो उसको 0 मान लेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है जी, ये सब एग्जांपल्स समझ में आ रहे हैं इतने सारे जो इक्विलिब्रियम के एग्जांपल्स कर रहे हो आप? यस सर। Yes, sir. सिंगल साइम, हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस, वर्टिकल फोर्स बैलेंस, और जरूरत पड़ने पर टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट बैलेंस करो। पॉइंट चूज करने का लॉजिक ये रखना, ऐसा कोई पॉइंट चूज कर लो जहां से टॉर्क कम से कम लिखने पड़े आपको और आसानी से लिखने को आ जाए। उनको जितना क्लॉकवाइज टॉर्क उतना एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। डोर का इक्विलिब्रियम कैसे समझाओगे? दरवाजा कैसे इक्विलिब्रियम पे होता है घर का? कोई बता पाएगा डोर का इक्विलिब्रियम? Sir, 2 hinge forces लगते हैं। किधर किधर लगते हैं, कोई आइडिया है आपको? कहीं भी सर अपोजिट डायरेक्शन से जाते हैं शायद। हिंज पे। रुको मैं दरवाजा लेके आ रहा हूँ, एक मिनट। दरवाजा तो नहीं मिला, मतलब निकालना पड़ेगा उसको। बड़ा एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है यार। कॉफी तो पीते हो कि नहीं पीते? यस सर। कॉफी। कप को होल्ड करने का प्रोसेस याद करो। जब आप कप सुनिए तो हैंडल में पकड़ते हो। यस सर। समझाओ इसका इक्विलिब्रियम कैसे है, ये नीचे क्यों नहीं जा रहा है? तो ये आपने अपने थंब से एक फोर्स लगाया हुआ है। मैंने इस कप के हैंडल में कहाँ फोर्स लगाई है ये बताओ? सब पूरे हैंडल में कांटेक्ट फोर्स है, लेकिन थंब से एक डाउनवर्ड फोर्स है। तो डाउनवर्ड होगा तो नीचे जाना चाहिए ना फिर तो बाकी दोनों फिंगर से ऊपर की तरफ, मतलब यस मैं इससे बोल रहा हूँ, फिंगर से भी लग रहा हूँ। अगर आपको कप को पकड़ने की फिजिक्स समझ में आ गई तो डोर का इक्विलिब्रियम में समझ जाओगे। डोर भी इसी तरीके से इक्विलिब्रियम में होता है। जो आपका थंब का डाउनवर्ड फोर्स है, उसका टॉर्क जो है वो ऊपर की तरफ आएगा। क्लॉकवाइज है ना? हाँ सर उसकी और जो ये क्या नाम है, क्या अंदर, एक मिनट, इसके अंदर भी तो फिंगर्स जाती हैं यार। यस सर। क्या सिंगल फिंगर में कप को पकड़ सकते हो आप वर्टिकली? सिंगल फिंगर से? नो सर। समझ आ रहा है? यस सर। तो मिनिमम 2 फिंगर तो चाहिए ना यहाँ पर। यस सर। मिनिमम 2 फिंगर्स चाहिए आपको, और बिना थंब के भी पकड़ सकते हैं। यस सर। फोर्स जा रहा है। सर वो जो नीचे वाली फिंगर है वो देखिए दोनों कांटेक्ट पे टच कर रही है, बाहर वाले भी, मतलब हैंडल के अंदर से बाहर वाले भी और अंदर वाले भी। यही कंसेप्ट डोर के इक्विलिब्रियम का है बच्चा है। जो काम आप ये 2 फिंगर्स के साथ कर रहे हो वही काम डोर में 2 हिंज करती हैं, एक ऊपर लगने के लिए, एक नीचे रखती है। यस सर, वही एक दोनों अपोजिट डायरेक्शन में देते हैं। यस। सोचना इस पे एचसीवी का ही क्वेश्चन है। एचसीवी में डोर का एक क्वेश्चन है बड़ा अच्छा सा। 2 क्वेश्चन है, एक डोर के इक्विलिब्रियम का और एक उन्होंने ये बोला हुआ है इस कप के अंदर अगर आप एक मार्कर रख दें जिससे कि वो थोड़ा सा कप से बाहर निकल जाए, है ना, कुछ पोर्शन अंदर है कुछ बाहर है,
तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाओगे? ये अंदर टच कर रहा है इसको, अंदर इसकी एज को टच कर रहा है, कप की एज को, अंदर सर एज को एज टच टू कर एज रहा है है तो 2 नॉर्मल बनेंगे। एज यस टू एज में सर, तो एक 2 ऊपर से बनते भी हैं। टच कर रहा है। और यस एक सर, इसके यहाँ यस रिम सर, पर इस टच कर पॉइंट यहाँ से पे टोटल 3 परपेंडिकुलर नॉर्मल बनेंगे सर, टोटल परपेंडिकुलर 3 तो नॉर्मल। 3 नॉर्मल बनेंगे सर सर। नीचे सर, बेस तीन दो normal साइड एक से सेकंड, कर रहा है और एक ऊपर। सेकंड, अंदर एज हटा देते हैं, अंदर एज पे ना रख करके इसके बेस पर रख देते हैं। चलो बेस पे है। सर हाँ दो सर 2 नॉर्मल है होंगे। सर अब 2 रहेंगे। फोर्सेस क्या दिखाओगे इसमें? सर, 2 नॉर्मल एक एमजी। तो फोर्सेस दिखा दे रहे हैं, सॉल्व नहीं करेंगे, टाइम ओवर हो चुका है। क्विकली उसकी जगह पर एक रॉड का एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पर फ्लोर है और ये ऐसे है। ये भी एचसीवी का ही क्वेश्चन है, 42 या 43 ऐसे कुछ है, क्वेश्चन नंबर 42 या 43। तो इसमें आप फोर्सेस ये दिखाना है, एक ग्राउंड से नॉर्मल दिखा देना है N1, एक नॉर्मल यहाँ से परपेंडिकुलरली दिखाओगे N2। एचसीवी के क्वेश्चन में ये हाइट भी दे रखी है, ये थीटा भी दे रखा है। सर ये तो वो रोलर वाला था ना सर? हाँ, रोलर वाला है, रोलर वाला ही। हाँ सर। और सेंटर ऑफ मास पर mg दिखा देंगे और ग्राउंड पर शायद यहाँ फ्रिक्शन लगाया हुआ है, बस बाकी हिंट नहीं करेंगे। N2 को रिजॉल्व करना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टली फोर्सेस बैलेंस कर दीजिए, वर्टिकली फोर्सेस बैलेंस कर दीजिए। और इसी के बाद एक डोर का इक्विलिब्रियम है, बट वो अपने आप ट्राई करना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वो। और जिसके न समझ में आए वो पहले कप को पकड़ के देख लेना कि आप कप जब पकड़ते हो तो फोर्सेस कैसे लगाते हो, इसके अंदर कहां से फोर्सेस आती हैं। क्या हम इस कप पे इधर बाहर की साइड भी कोई फोर्स लगाते हैं कि सिर्फ वर्टिकल फोर्स ही लगाते हैं? जब इसको यहाँ पर होल्ड करते हो, तरफ भी लगाते हैं। बाहर की तरफ भी लगता है। जब आप होल्ड करोगे तो अंदर ग्रिप आएगी ना इसके। यस सर, यस सर। यहाँ कांटेक्ट हुआ यस सर, तो एक नॉर्मल तो बाहर भी जाएगा, और बाहर थंब से भी पकड़ना पड़ेगा आपको ऐसे। यस सर, यस सर, वरना कॉफी फैल जाएगी सर। तो एक नॉर्मल बाहर की साइड, एक नॉर्मल अंदर की साइड, बाकी तुम्हारी मर्जी पर है। जी सर। यस सर। सर एक वो पैकेज के क्वेश्चन में डाउट है। सर मैंने भी भेजा था, आपने कहा था क्लास के एंड में बताएंगे। सेकंड रुको पहले।